तो आप समाज के किस हिस्से में काम करना चाहते हैं? एजुकेशन में किस किस हिस्से में ज़्यादा काम करना चाहते हैं? समाज को क्या देना चाहते हैं? हेल्थ सेक्टर। आप समाज कल्याण के लिए हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं। आप घर बनाना चाहते हैं जम्मू में, सनासर में। माय गॉड, जो आपने किया और जो बागेश्वर धाम में वहाँ पे होता है, वहाँ एक्चुअल में आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्या फ़र्क है एग्जैक्टली, या बिल्कुल सेम है? वहाँ जो हो रहा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं कहीं हद तक इस बात से सहमत हूँ कि ठीक है, आप इसको ढोंग कहें, पाखंड कहें, लेकिन वहाँ जाने के बाद हज़ारों लोग ठीक हो जाते हैं। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते। वो जो थर्ड आई एक्टिवेशन जिसको आप बोल रहे हो, वो है ही स्कैम। हिप्नोटिज्म मतलब एग्जैक्टली क्या है? किसी के दिमाग पे कब्जा करना? आप अगर किसी का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं हिप्नोसिस के जरिए, या मैं कर सकता, तो फिर दुनिया में इतना क्राइम नहीं होता। किसी के चक्कर में फंस मत जाना, या मेरे पति या मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वापस दिला दो, या वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्या हम उनको हिप्नोटाइज करके वापस ला सकते हैं? नहीं। आपके चाइल्डहुड के ट्रॉमास आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। आपका चाइल्डहुड फाउंडेशन है जिस पे आपका जीवन खड़ा होता है। चेक कीजिए 10वें नंबर पे क्या कार्ड। ये होगा कंट्री के लिहाज से अगर आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाए तो उसमें कुछ हो सकता है क्या? मैं तो खुद इस मिशन पे हूँ कि मुझे चाहिए कम से कम 1 मिलियन हिप्नोथेरेपिस्ट होने चाहिए इंडिया में। क्या वर्ड है? बोलूं? हाँ, स्कर्वी, SCURVY। नमस्ते दोस्तों, तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके दिमाग को झकझोर देगा। जी हाँ, इस मैजिकल दुनिया के कई सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। और आज दरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर कुमार जी, जो हिप्नो गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हिप्नोटिज्म और माइंड रीडिंग में इनका लंबा अनुभव है। तमाम तरह की चीज़ें और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म कर चुके हैं। लकीली आज हमारे साथ है, तो बिना और ज़्यादा भूमिका बनाए हुए सीधे उनके पास चलते हैं, स्वागत करते हैं और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे हैं। यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, और बहुत सही तरीके से आप सही गेस्ट्स को इनवाइट करके सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके, एंड इन अ वे आप सोसाइटी को सही वे में सर्व कर रहे हैं। थैंक यू। मैं बस एक कोशिश है सर, और एक ये फील्ड ऐसा था जो अछूता था, जिससे हम लोग बचपन से ही बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित रहते हैं। लेकिन मुझे मौका मिला कि इसको गहराई से जानने का, और बड़ी बात यह है कि आप इसको चमत्कार नहीं बताते हैं जी, वैज्ञानिक तरीके से ही चीज़ों को रख रहे हैं, बता रहे हैं जी। तो शुरू करते हैं। कई सारे सवाल मेरे मन में धीरे धीरे पूछूंगा, समझूंगा, और उम्मीद है कि व्यूअर्स भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। राइट सर, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हैं, मैं चाहूँगा कि उस सवालों से पहले उससे शुरुआत की जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई, जो मैंने कहा कि दिमाग को हिला दे। अच्छा, तो मोस्टली जब भी मैं इस तरीके के पॉडकास्ट में जाता हूँ, या अलग अलग टीवी शोज़ में जाता हूँ, या न्यूज़ चैनल्स पे जाता हूँ, तो एक चीज़ जो हमेशा मैं लोगों को बताता हूँ और परफॉर्म करके भी दिखाता हूँ, तो उससे हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि जिसे हम आम तौर पर चमत्कार समझते हैं, वो एक ट्रिक है, या उसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने कहा कि जिस चीज़ के लिए मैं जाना जाता हूँ, आजकल तो हर एक पॉडकास्ट में और हर एक न्यूज़ चैनल पे मैं पर्चा बनाने के लिए जाना जा रहा हूँ। वाह, एक और शख्स है जिनके बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत जाने जाते हैं और बड़ा नाम कमाया है। खैर, तो उससे मैं हालांकि थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन लोगों को बिल्कुल वैसा ही देखना होता है कि ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। तो एक काम करते हैं, मैं पर्चा मेकिंग जैसा ही एक चीज़ आपके साथ परफॉर्म करता हूँ। ओके। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपके बारे में लिख देता हूँ। मैं बहुत मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब एक चैलेंज है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार कुछ मुश्किल हो आपके लिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता जो मुझे ऊपर से आदेश आ रहा है,
पर हम सब इंसानों की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मूलभूत इच्छाएं होती हैं, जैसे एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ट्रू ट्रू। परिवार सही सेट हो जाए, जो मैरिड हैं उनको चाहिए बच्चे अच्छे से सेट हो जाएं, जो पढ़ रहे हैं उनको चाहिए अच्छी नौकरी मिल जाए। ये कुछ हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो एक वेरी ट्रू। सामाजिक तौर पे आदमी की होती हैं, इंसान की होती हैं। तो इनमें से कोई भी दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त जो समझ में आ रहा है आपके बारे में, वो समझ में आ रहा है कि मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है आपके बारे में, क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट भी देख रहा हूँ, तो उससे मैं ऑब्जर्व कर सकता है, समझ सकता हूँ कि आप सोसाइटी के लिए यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये इच्छाएं होती भी हैं। होती है बिल्कुल। तो अगर सही रिसोर्सेज मिलें और सही पैसा मिले तो आप सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा अभी आप किस हिस्से में करना चाहते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, तो ये मेरे सवाल से पहले सारा कुछ पर्चा तो जवाब रेडी हो रहा है। पर्चा तो ऐसे ही बनाया जाता है सर। ये सब चीज़ें एक टाइम पे बड़ा चर्चा में था, और न्यूज़ चैनल में जैसा आपने बताया अच्छा, कि लोग उसको एक चीज़ बताइए कि अगर आपके पास सिचुएशन आपके फेवर में हो और आपके पास इनफ पैसा हो, तो आप समाज के किस हिस्से में काम करना चाहते हैं? एजुकेशन में किस किस हिस्से में ज़्यादा काम करना चाहते हैं? समाज को क्या देना चाहते हैं? ये बहुत क्लियर है सर। बता दूं? हाँ बताइए बताइए। हेल्थ हेल्थ सेक्टर में। ओके। और अगर आपको एक घर बनाना हो, या आप घर जो आप ड्रीम हाउस जिसको हम बोलते हैं, तो किस सिटी में या किस जगह पे आप वो घर बनाना चाहते हैं? वो भी है दिमाग में। बताइए। सनासर एक जगह है, सनासर अच्छा जम्मू में है। अच्छा। तो एक बार मैं गया था तो वो बहुत अमेजिंग जगह लगी थी मुझे। तो वहाँ मेरा एक ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है अब लेकिन देखिए, चाहता हूँ। मैंने दो चीज़ें आपके बारे में लिखी हैं अभी यहाँ पे। आपका नाम अरविंद है, आप समाज कल्याण के लिए हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं जम्मू में, सनासर में। माय गॉड। मतलब ये सब चीजें मैंने टीवी पे बहुत देखी है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक सेकेंड और जो एक सेकेंड। एक नाम जो मुझे अभी महसूस हो रहा है, इट्स अविका। इसका कोई कनेक्शन है आपके साथ समहाउ? वो क्या कनेक्शन है? मैं क्या बताऊँ, शी इज माई डॉटर। योर डॉटर। ओके राइट, सो आई कुड सेंस। आप अगर अपने घर का नाम रखना चाहते हैं तो आप बेटी के नाम पे रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली इट्स राइट। एग्जैक्टली। क्या बात है सर। मतलब मैं तो वो जो सवाल पूछते हैं कैसे कैसे ये निकलता है बरबसी, लेकिन वाकई बहुत गजब का है। मैं आपसे अभी मिला, अभी हम लोगों ने बस सेटअप किया, स्टार्ट किया, और ये सारी चीज़ें जैसे आप बता रहे हैं, और वाकई एक मोमेंटम बन गया, और सवाल जो है और तेजी से आएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे मैं इस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है वो ये है कि मैं बाद में हर चीज़ का को क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए यही कहता हूँ कि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है, और इसके लिए आपको कोई ईश्वर की कृपा तो हम सब पे है और सब पे बनी रहनी चाहिए, पर इसके लिए आपको कोई, क्या आजकल एक टर्म चल रही है, कर्ण पिशाचिनी। एक्चुअली मैं वही बता रहा था, जो बीच में आपने इंटरप्ट किया था, वो सवाल पे आ गए थे हम लोग, कि ऐसे हम लोगों ने बीच में बहुत देखा था ये वाला दौर जब चला था कि पर्चे बन रहे हैं, लोग जा रहे हैं, भीड़ पे भीड़, और अभी भी वो जारी ही है। हाँ। लोगों का एक बड़ा विश्वास है। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने किया और जो
बागेश्वर धाम में वहाँ पे होता है, वहाँ एक्चुअल में आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्या फ़र्क है एग्जैक्टली, या बिल्कुल सेम है? जैसे क्या चीज़ें हैं जो वो करते हैं आप नहीं करते हैं, या आप करते हैं वो नहीं करते हैं? थोड़ा मैं उस एंगल से भी समझना देखिए, चाहता अगर हूँ। इस कुछ भी अंतर तो होगा। अंतर है, हाँ, अंतर है। सबसे पहला अंतर तो ये है कि वहाँ जो हो रहा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। मैंने आपको शुरू में 4-5 बातें बोली थी कि आप इंसान से मिलके उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके क्या कुछ बेसिक डिज़ायर्स होंगी, वो जिन कंडीशन से गुज़र रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक लगभग 30 साल का लड़का आके बैठता है, तो आपके हिसाब से क्या ज़रूरतें हो सकती हैं उसकी? हम्म, अच्छा करियर, हम्म, शादी, हम्म, परिवार में या तो कोई बीमार चल रहा है या किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानना है, हम्म, या अगर वो शादीशुदा लग रहा है तो उसकी मैरिड लाइफ। अब ये कहने का तरीका जो है ना, ये उसको चमत्कार बनाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल ये कहूँगा कि भाई मेरे परिचय में ये भी आ रहा है कि पैसे के लेन देन को लेके कुछ है। अब पैसे को लेके कुछ है, इट्स अ वेरी वेग टर्म। पैसे से रिलेटेड कुछ है का मतलब है कि जिसके पास पैसा कम है वो भी इसी कैटेगरी में आ गया कि पैसे से रिलेटेड कुछ पूछना है। जिसका कर्जा फंसा हुआ है वो भी इसी कैटेगरी में आ गया। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो भी इसी कैटेगरी में आ गया। जिसके पास पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, वो भी इसी कैटेगरी में आ गया। मैं समझ गया कि बहुत सारी जेनरिक बातें भी बोली जेनरिक और जाती हैं। वेग स्टेटमेंट्स होती हैं। अब आते हैं कि लोग बोलते हैं फिर वो नाम कैसे बता देते हैं किसी का और ये सब। तो ये जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, ऐसे ही इसको करने के और बहुत सारे तरीके हैं। ये तो एक वन ऑफ द वेज है, इसको बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जैसे आप बाहर से देख रहे होते हैं ना, तो सोचते हैं कि अरे जब मैं जाऊंगा ना तो तो हाँ, तूफान मचा दूंगा हाँ, और हाँ, पकड़ लूंगा। हाँ, अब तो मेरे सामने खुद ही हो गया। हाँ। तो मैं बिल्कुल हतप्रभ हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा क्या मतलब ट्रिक है। अगर तो ये किस तरह का ट्रिक है भाई? ये वाकई मतलब हमारे लिए तो कोई मतलब कोई बोलेगा कि आशीर्वाद है और वो है तो मान लेंगे। हाँ, बस यही भाई करने की इंसान ज़रूरत की है। बुद्धि की एक सीमा है। तो यही और एक आपने टू द अंतर पॉइंट है। नाम और वैसी चीजें जिसके बारे में मैंने आपसे कभी डिस्कस नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ और आप इतना टू द पॉइंट बता रहे हैं, तो एक आम इंसान तो हिल ही जाएगा। तो यही एक मेजर डिफरेंस है सर। मैं कह रहा हूँ ये परफॉर्मेंस है और मैं अब तक परफॉर्मेंस पर टिका हुआ हूँ और हम इस आर्ट फॉर्म को अब तक लेके चल रहे हैं। हाँ, अगर इसको यूज़ करने के बारे में बात की जाए तो मैं कहीं हद तक इस बात से सहमत हूँ कि ठीक है, आप इसको ढोंग कहें, पाखंड कहें, लेकिन वहाँ जाने के बाद हज़ारों लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये फिर सवाल है आस्था का, बिलीव का, बिलीफ सिस्टम का, फेथ का। क्योंकि लोग तो उन लोगों के पास जाके भी ठीक होते हैं जो बाद में जेल में चले जाते हैं। लोग तो उन उन हीलर्स, पास्टर्स, मौलवियों, गुरुजियों के पास जाके भी ये कहते हैं कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, उन्होंने मुझे हील किया, मैं ठीक हो गया। और बाद में पता चलता है वो बंदा खुद उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। वो अपने आप को ही हील नहीं कर पाया, वो अपनी ही प्रॉब्लम्स नहीं हटा पाया। मतलब ये इस बात पे भी ज्यादा तो ये फेथ हाँ, और faith, आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपका दिमाग एक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह काम करता है। चीज़ों को अपने आप सॉल्व करने के लिए अपने आप रीजंस ढूंढ लेता है। अपने आप अंदर से अगर ये फील करना स्टार्ट कर देंगे ना कि आपको कोई चीज़ बदल रही है या अब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो धीरे धीरे अपने आप होने लगते हैं। लेकिन हम इंसानों को ये सिखाया नहीं गया है, क्योंकि हम अपने आप पे सबसे बाद में भरोसा करते हैं। हमारी जो थ्रू आउट ट्रेनिंग है वो ये है कि पहले माँ बाप पे भरोसा करो, वो आपके लिए हमेशा सही चाहेंगे। फिर छोटा है तो बड़े भाई से पूछो, वो हमेशा सही एडवाइस देगा। बड़ी बहन से पूछो। फिर क्लास के जो टॉपर्स हैं उन पे भरोसा करो। फिर टीचर्स पे भरोसा। तो हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि व्हेनेवर यू आर इन स्ट्रगल, व्हेनेवर यू आर इन ट्रबल, यू आर स्ट्रगलिंग, डोंट फाइंड सोल्यूशन इन यू, ऑलवेज लुक फॉर आउटर रिसोर्सेज। तो इसीलिए इंसान जाके सीधा, सबसे सरल है ना, मंदिर चला जाता है। फिर उसको लगता है यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। हम कहने के लिए आस्थावान हैं, लेकिन हमें लगता है अभी कोई सुन नहीं रहा है। फिर हम एक इंसान ढूंढते हैं, फिर हम उसको गुरु बनाते हैं या थेरेपी लेते हैं या हीलिंग कराते हैं या जो भी प्रोसेस होता है, हवन करते हैं या चर्च जाते हैं, जो प्रोसेस होता है। अब हमें लगता है कि आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग एंड सामने एक पर्सन है जो चमत्कारी है, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसीलिए ऐसी जगहों पे, भले ही वो झूठी जगहें हों या उतनी सच्ची ना हो जितनी दिखाई जाती हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। सर, आप तो जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा खेल है, उसकी ताकत को असीमित माना जाता है। कहीं मैं फैक्ट पढ़ भी रहा था कि 20% जो है एनर्जी दिमाग खा जाता है, जबकि उसके अगर वजन और साइज की बात करें तो सिर्फ 2% है। राइट। तो
थोड़ा इसकी ताकत के बारे में बताइए कि ये एग्जैक्टली क्या है, और कहीं से कोई ऐसा भी पर्सन या व्यक्ति है जो सामने खड़ा हो जाए तो आपके लिए भी मुसीबत बन जाए, या आपको लगेगा कि यार इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, अगर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो या कुछ बहुत ट्रिकी तरीके से चल रहा हो तो? देखिए, इसका स्ट्रॉन्ग और वीक पर्सनालिटी से लेना देना नहीं है। अच्छा। हमारी जो पर्सनालिटी है, दो तरीके की पर्सनालिटी होती है। एक होती है हमारी इनबॉर्न पर्सनालिटी, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। एक होती है हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी। हाँ। इनबॉर्न पर्सनालिटी हम सब की लगभग एक जैसी सी होती हैं। हम सब इंसान हैं, हमारी कुछ मूलभूत इच्छाएं हैं। हमें अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, पैसा, सोशल मान सम्मान, ये सब चाहिए होता है। इनबॉर्न तो हम सब की लगभग एक जैसी होती हैं। फिर आती है सोशल पर्सनालिटी, जो सोशली एक्वायर्ड पर्सनालिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि बाद में जब हम डेवलप होते हैं तो सीखते हैं। तो इंसानों को परखना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये बस अभ्यास का काम है और कुछ इसमें ट्रिक्स यूज़ होती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या मेरे सामने कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान आके खड़ा हो गया कि जिसको रीड नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप उतना ज़्यादा नहीं बता पाते किसी के बारे में, उतना क्लियरली नहीं बता पाते किसी के बारे में। अब उसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं कभी कभी किसी से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक माइंडेड या स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, या मैं वीक या स्ट्रॉन्ग हूँ। इसका मतलब है कि हम बस एक पेस पे सोच नहीं पा रहे हैं, हम सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं। दैट्स इट। आपकी फील्ड की सुहानी शाह हैं, तो उनको मैं एक बार सुन रहा था, तो वो ये कह रही थी कि इस विधा को अगर किसी को जानना हो तो हम उसको छुपाते हैं, क्योंकि अगर हम उसे रिवील करेंगे तो इस विधा के साथ अन्याय होगा, हम उसे मारेंगे, क्योंकि जितना बताएंगे उतना लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप इसको सिखाते भी हैं, राइट, इस तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए। थोड़ा उसके बारे में, क्या आपकी थियरी क्या है इसको लेके? और थोड़ा सा मैं इस बात से इत्तेफाक रखता भी हूँ और थोड़ा सा इस पर एक अलग भी सोचता हूँ। देखिए, मैजिक शो जब आप परफॉर्म करते हैं, मेंटलिज्म या हिप्नोसिस इज अ डिफरेंट, मैजिक मेंटलिज्म जब आप परफॉर्म करते हैं, उसका रस, उसकी जो ब्यूटी है वो उसकी सीक्रेसी में है। ये बात फैक्ट है। अगर आपको सीक्रेट पता लगता है तो उससे आपका आनंद खत्म हो जाता है, ये बात सच है। लेकिन ये दुनिया की हर चीज़ पे लागू होती है, पर हम अपने माइंड में उसके प्रति एक भ्रम बना के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होता है कि जो हॉरर मूवी आप देख रहे हैं उसमें वो सब एक्टर्स हैं, और वो जो डरावना कैरेक्टर, वो चुड़ैल या भूत जो दिखाई दे रहा है, वो मेकअप किया हुआ एक इंसान है। लेकिन फिर भी आप घबराते हैं, डरते हैं, राइट? कैसे? वो जो मूवी ने एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपके ऊपर बनाया है, वो मेंटेन करने की चीज़ है, ना कि मूवी मेकिंग का प्रोसेस मेंटेन करने की चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर मूवी स्टार्ट होने से पहले सभी एक्टर्स स्टेज पे आके खड़े हो जाए और कहें, देखिए अभी आप लोग जो फिल्म देखने वाले हैं उसमें मैंने भूत का कैरेक्टर प्ले किया है, मेरे ऊपर मेकअप लगा हुआ है, और इसमें जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने एडिटिंग में डाले हैं। मतलब वो आके अगर आपको सब कुछ बता दें तो क्या मूवी देखने का वो मज़ा रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब आते हैं इस बात पे कि सीक्रेसी ज़रूरी है, ये बात तो सच है, लेकिन सिखाया क्यों जाना चाहिए? मेरा मानना है कि पिछले इतने सालों से आप देखिए कि जो चल रहा है हर एक इंडस्ट्री में, वो हर स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इवोल्व हो रही है, ग्रो हो रही है, उसमें नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और जैसे जैसे नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पुरानी डिस्कार्ड होती जा रही हैं। आज आपको कोई मूवी बनाते हुए रोलिंग कैमरास के साथ मूवी बनाते हुए नहीं मिलेगा, राइट? जो रील वाले कैमरास के साथ आज आप देखते हैं कि आज 3D फिल्में हैं। तो क्या जिसने मूवी को 2D से 3D पे लेके आया, क्या उसने 2D के साथ अत्याचार किया है? नहीं ना, उसने अपग्रेड किया है। बिल्कुल। तो मेरा सिखाने का मकसद ये है कि जब तक मैं वो पुरानी चीज़ों को आम लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक नई चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब जो मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ और वही मैं अपने कोर्स में सिखा रहा हूँ, तो देयर इज़ नो ब्यूटी। लेकिन अगर मैंने अपने पत्ते खोल दिए सारे, अब मेरी भी सिरदर्दी है ये कि मैं एक नया शो बनाऊंगा और नई चीज़ें करूंगा उसमें। तो सिखाने का एक फ़ायदा ये है कि नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, एक न्यूनेस आती है, नई चीज़ें डेवलप होती हैं, नए इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं कि भाई ये तो पता चल गया है, अब नया खोजो। वो चैलेंज आपको भी मिलता रहता है ना? हाँ, देखिए हमारी इंडस्ट्री में ना बाकी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले थोड़ी स्लो ग्रोथ हुई है मैजिक में। तो आज भी आप अगर किसी Tier 2, 3 सिटी में कोई मैजिक शो देखते हैं, तो आज भी आप देखेंगे फ्लोरोसेंट पोस्टर्स लगे होते हैं और एक पर्टिकुलर लुक होती है मैजिशियंस की। और आप 5 साल, 15 साल, 10 साल पहले भी अगर देखने गए होंगे तो आपको वही 5-6 एक्ट कॉमन मिलेंगे
लड़की के 2 टुकड़े करना, हवा में लड़की उड़ाना, वो आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। अब मेंटलिज्म क्यों इतना बूम कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी इंसान ने वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे डाल दी, हज़ारों चैनल्स बन गए। आज सबको पता है कि वो लड़की जो हवा में उड़ रही है उसका कोई तो ट्रिक है। तो अब मैजिक शो अगर आपको करना है तो आपको नया करना पड़ेगा। इंडस्ट्री इसके बिना इवॉल्व भी नहीं होती है। तो नए के आने के लिए पुराने का जाना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप नए लोगों के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। आपका मयार नहीं घटता है उसमें। और अगर मैं एक ट्रिक एक्सप्लेन करता हूँ 100 लोगों के सामने, तो मुझे उसमें से 2 लोग मिलते हैं जो उसको सीरियसली लेके उस इंडस्ट्री में वापस काम करेंगे। हाँ, एक छोटा सा नुकसान ये है, जो कि मुझे लगता है हम मैजिशियंस ने खुद ही किया है कहीं ना कहीं। हम अपना शो स्टार्ट होने से पहले जब ये बोलते हैं ना कि ये कला है, विज्ञान है, इससे मैजिक की मिस्ट्री एक्चुअल में तो इससे अफेक्ट होती है। अच्छा। कोई सिंगर अगर स्टेज पे आके बोले, देखिए आप जो मेरा अभी गीत सुनने वाले हैं वो मैंने अपनी आवाज़ के अलग अलग वोकल कोड्स को हिला के सिर्फ सारंगी या सुर के सहारे बनाया है। अच्छा। या डांसर आके बोले, अभी जो आप परफॉर्मेंस देखने वाले हैं ये कला है और इसमें मैं सिर्फ अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को जो है धुन के हिसाब से मूव कर रहा हूँ। देयर इज़ नो पॉइंट, राइट? तो मैजिशियन क्यों जाके हर बार इस बात पे एम्फोसाइज करेंगे और फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हुए चमत्कार साबित करने की कोशिश करना। या तो आप बिल्कुल मिस्टीरियस हो जाइए। मुझे इस मामले में कुछ परफॉर्मर बहुत अच्छे लगते हैं जो इंटरनेशनल परफॉर्मर्स हैं, दे आर ऑलवेज मिस्टीरियस। अच्छा। तो ये उनके आसपास ना एक वो फ्लेयर ऑफ मिस्ट्री है, आप तो समझ ये ही वाला नहीं काम पाते। जो आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कोई इस तरह के मैजिशियन है, तो हमारे यहाँ वो बाबा लोगों ने पकड़ लिया है। ये इसी पे आ रहा था मैं कि वो फ्लेयर ऑफ मिस्ट्री है, वो लोग मेंटेन रखते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं ये सच में ये ट्रिक है या इसके पास सच में कुछ है। और अपने यहाँ पे ये हो रहा है कि ये तो चमत्कार है, क्योंकि कपड़े ही ऐसे पहन लिए ना आपने, अब आप सवाल ही नहीं उठा सकते। ये भी तो एक अजीब सी बात है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि देखो धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते हैं। और जिसने कोई धार्मिक पद पे जो बैठा है वो पूजनीय है, फिर वो कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बड़े लॉजिकल तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हो। मैं आपको बताऊं कि सुहानी शाह के इस जवाब से मैं काफ़ी मतलब सेटिस्फाई हुआ था कि सही कह रही है भाई, जिस प्रोफेशन में है वो कोई पूछ रहा है कैसे क्या करना, तो रिवील करेंगे तो ख़त्म होगा। लेकिन आपने जो काउंटर किया ये वाकई उनका भी जवाब है और एक अच्छे सुहानी मेरी दोस्त है, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा। और मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छे सर्कल है मेरा और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पुराने हो गए, सब एक साथ एक इंडस्ट्री में हैं, तो ऐसे हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। सुहानी भी तो यही चाहती है कहीं ना कहीं कि मैजिक ग्रो करना चाहिए यार इंडिया में। पर हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि यार किसी को बताने से पहले बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जबकि आज हर चीज़ अवेलेबल है। अब एक तो इंसान इंटरनेट पे जाके इधर उधर के रिसोर्सेज से ढूंढे, एक मैं बताऊं, और जब मैं बताऊंगा या सुहानी बताएगी या अक्षय बताएगा या करण बताएगा, कोई भी परफॉर्मर जो अच्छा परफॉर्मर है अगर वो बताएगा तो वो आपको एथिकली सिखाएगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। ट्रिक का सीक्रेट जानना सब कुछ नहीं है। तो हम लोग ट्रिक के, मेरा एक जो कोर्स है मेंटलिज्म का, उसके अंदर 20 ट्रिक्स हैं। मेरा पहला वीडियो ही इस बात पे है कि भाई ये आर्ट फॉर्म है और इसको परफॉर्म कैसे करना है, आपको किन चीज़ों पे काम करना है। ट्रिक एक्सप्लेन करने में मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ और आपको क्यूरियोसिटी होगी और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर वो मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वो है स्पॉइलर, वो मैंने ख़राब किया। पर मैं जब टीचिंग के माध्यम से ये जान के, ये समझ के कि जो सीख रहा है वो इसको रेस्पेक्ट करे, वो इसको मेंटेन रखे, इसको अच्छे से परफॉर्म करे, तो फ्लरिश होती है। मुझे लग रहा है इसमें जब आप प्रोफेशनली चीज़ों को सीखते हैं तो कोई नई चीज़ भी गढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। अब आपका भी कुछ अपना स्पेसिफिक ट्रिक होगा जो आपने सीखा या किसी से जिससे भी लिया होगा, उससे कुछ ऐड ऑन किया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ क्या है ना, ये जैसे आपको कोई अगर ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप डांस के बेसिक मूव्स जानते हैं, आपने अपनी बॉडी को और उसके साथ सिंक करना सीख लिया है धुन के साथ, अब आगे आप अपने हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं। तो मैजिक में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप अपने हिसाब से बना सकते हो। प्रिंसिपल्स वो तक आपको प्रिंसिपल्स पता चलती है। तो जरा उन दर्शकों को बताइए जो इंटरेस्टेड हो, जो बनना चाहते हैं आपकी तरह। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप चाहे मुझसे सीखें, आप चाहे इंटरनेट से सीखें, आप चाहे किसी से भी सीखें, लेकिन आप सीखें प्रोफेशनल तरीके से। अगर अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि मेरा बच्चा कोर्स करना चाहता है, तो मेरा सवाल ये होता है कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सीखे या आपका बच्चा सीखना चाहता है। और दूसरा सवाल होता है कि
क्या आप इस बात से एग्री हैं कि ये सिर्फ ट्रिक और आर्ट फॉर्म है, इसमें कोई रियल मिरेकल नहीं सीखेगा आपका बच्चा? क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज़ या बहुत तरीके की वर्कशॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे माँ बाप इस उम्मीद में पैसा डाल देते हैं कि हमारा बच्चा कोई चमत्कारी बन जाएगा। जैसे कुछ टाइम पहले एक बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी वो इंडस्ट्री, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आँख पे पट्टी बांध के बच्चा जो है वो यहाँ पे ताश रख के बता रहा है, या ये थर्ड आई एक्टिवेशन करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ये चीज़। अब माँ बाप इस उम्मीद में बच्चे को वहाँ लेके जाते हैं कि हमारे बच्चे की जो है तीसरी आँख खुल जाएगी और वो कुछ तो भी चीज़ें करने लगेगा। लेकिन आप देखिए, आप 100 बच्चों के माँ बाप से मिलेंगे तो उनमें से 99 आपको ये कहेंगे हाँ तो थोड़े दिन प्रैक्टिस की थी इसने तब तो होता था, अब नहीं कर पाता है। अब रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्री, वो जो थर्ड आई एक्टिवेशन जिसको आप बोल रहे हो, वो है ही स्कैम। अच्छा। उसमें कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जितने भी आपको कोई थर्ड आई एक्टिवेशन वाला या मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला बच्चा मिले, आप सिर्फ एक काम करें, आप उसके कहें कि आँखों पे पट्टी नहीं बांधनी है, आंखें बंद कर लो। अच्छा। बिना पट्टी के। तो क्या बताना चाहें कि क्या ये इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है कि जब छोटे छोटे बच्चे एक साथ एफर्ट करते हैं ना, तो 5 बच्चों का ग्रुप बैठा है, बीच में टीचर बैठा है, बच्चे को एक बॉल दी, 5 को एक एक बॉल दी, और बच्चे को बोला बेटा बताओ, सेंस करो, फील करो, फोकस करो, ये कौन सी बॉल है? एक बच्चे ने बोला ग्रीन, और टीचर ने बोला वेरी गुड। बाकी 4 बच्चों को लगता है यार ये तो प्रेशर हो गया, और जैसे ही बाकी 4 बच्चों को लगता है ये तो प्रेशर हो गया, तो उनमें से फिर एक बच्चा कोशिश करता है, वो या तो यहाँ से देखता है या यहाँ से देखता है, वो टनल विजन में किसी तरीके से कोशिश करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप अगर गौर करेंगे तो इस प्रोसेस में बच्चा पीक ही ले रहा है किसी ना किसी तरीके से, वो देख ही रहा है। तो जैसे आप कहते हैं कि सिर्फ आंखें बंद कर लो, अच्छा, मुश्किल हो जाता है। ओके। हिप्नोटिज्म के बारे में जितना हम लोगों ने जाना है और समझा है, तो थोड़ा सा उसके आगे बढ़ के आप बताओ कि ये हिप्नोटिज्म मतलब एग्जैक्टली क्या है? किसी के दिमाग पे कब्जा करना पूरी तरह से, या फिर कैसे उसको आप लोग करते हैं? नहीं, जैसे हम लोग जितना देखते हैं कि बिल्कुल वो सुस्त हो गया, फिर कहीं निढाल हो गया, राइट, आप वो अपने हिसाब से उसको कर रहे हो। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। पहला मिसकंसेप्शन है कि क्या हिप्नोसिस के जरिए हम किसी का माइंड कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं। आप अगर किसी का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं हिप्नोसिस के जरिए, या मैं कर सकता, तो फिर दुनिया में इतना क्राइम नहीं होता। समझिए, फिर मैं क्रिमिनल्स को हिप्नोटाइज करके उनसे अच्छे काम करा रहा होता। अगर आप किसी के सीक्रेट्स हिप्नोटाइज करके जान सकते हैं, या उसको बेहोश करके उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो फिर जुडिशरी की पढ़ाई नहीं चल रही होती, फिर रॉ वाले या हमारे आईबी वाले लोग इतने अपनी जान को जोखिम में डाल के इधर उधर जासूसी नहीं कर रहे होते, परेशान नहीं हो रहे होते देश को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है। हिप्नोसिस एक अर्ध सुप्त अवस्था जैसी दिखने वाली अवस्था है, वो सुप्त अवस्था नहीं है। आप उसमें अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस नहीं होते हो, आप उसमें हाईली फोकस्ड और रिलैक्स्ड होते हो। आप उसमें बहुत ज़्यादा इंग्रोस्ड होते हो। जैसे हम कोई मूवी देखते हुए कई बार एक सीन में इतना खो जाते हैं कि जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है हमें लगता है हम किसी चीज़ से बाहर निकल के आए। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा लोग रोने लग जाते हैं इमोशनल सीन देखते हुए, और या कोई मोटिवेशनल मूवी देख लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत लंबे टाइम तक इंसानों के साथ रहता है। एकदम ऐसा लगता है कि कोई मूवी तो पूरे देश की वाइब चेंज कर देती है। आजकल तो जैसा चल रहा है सोशल मीडिया का जो यूज़ हो रहा है, जैसे अभी छावा मूवी आई थी, तो पूरे, या उरी मूवी आई थी, तो देखिए आप, एक मूवी ने पूरे देश के अंदर एक अलग से इमोशंस क्रिएट कर, तो ये एक तरीके का हिप्नोटिक फिनोमेना है। आप इसको ये समझिए कि जब हम किसी इंसान को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं अपने सजेशंस, अपनी बातें और अपनी एनर्जी के ज़रिए, जहां वो मैक्सिमम हमारी बातों को समझता है और फील करता है, वो हिप्नोटिक स्टेट है। अब फील क्यों कराना है? क्योंकि अभी मेरे पास कोई आता है और वो कहता है कि मैं अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। इसका मतलब ये है कि वो वर्तमान में होते हुए भी पास्ट के इमोशंस की गिरफ्त में है। पास्ट के इमोशंस एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? दिमाग में। पास्ट एग्जिस्ट कहाँ करता है? दिमाग में, क्योंकि पास्ट जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। लेकिन समहाउ हमारा दिमाग इतना ट्रेंड है, या तो वो पास्ट में उलझता है या फ्यूचर की चिंता करता है। उसको 2 ही काम आते हैं। पास्ट में फंसा हुआ इसलिए रहता है ताकि आगे वैसी परिस्थितियां दोबारा क्रिएट ना हो जाएं सर्वाइवल के लिए, या पास्ट में जो अच्छे एक्सपीरियंसेस थे उनको बार बार किया जाए, इस काम को करने में मज़ा आता है। और फ्यूचर इसलिए कि फ्यूचर में मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाएं, फ्यूचर की वरीज।
तो प्रेजेंट में या तो पास्ट से प्रभावित आदमी है या फ्यूचर से प्रभावित आदमी है, मेरा काम है उसको प्रेजेंट में लेके आना अच्छा। और उन इमोशंस को धीरे धीरे एक्सपीरियंस कराते हुए ख़त्म करना, ताकि वो फ्यूचर में जब भी पास्ट के ट्रॉमा को सोचे तो उसको वो पेन, वो प्रॉब्लम फील ना हो। अच्छा, इसमें किस तरह के लोग या क्लाइंट्स जो आपके हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को लेके आते हैं और किन किन चीज़ों को आपने सॉल्व किया बहुत है? तरीके के केसेस हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, ब्रेकअप इश्यूज, अच्छा। फियर, फोबिया, और कुछ हैबिट्स, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इस तरीके की हैबिट्स, और मतलब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो मैक्सिमम इश्यूज हैं आप उन पे काम कर सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से इस रिलेटेड तरह के जो भी लोग इश्यूज आते हैं, होंगे ना, जो तंत्र मंत्र में होता है कि किसी का नुकसान, हार्म करना, तो उसके लिए भी तो लोग आते मुझे, होंगे ना? हाँ, मेरे पास कई बार ऐसे कॉल आते हैं बीच बीच में, पर अब तो थैंक्स टू द पॉडकास्ट मैं सबको बताता रहता हूँ कि भैया हिप्नोसिस का इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, मेरे पास लोग आते हैं, सर किसी को हिप्नोटाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो हम पे चीटिंग कर रहा है कि नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, और प्लीज़ ऐसा करना मत, किसी के चक्कर में फंस मत जाना। या मेरे पति या मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वापस दिला दो, या वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, क्या हम उनको हिप्नोटाइज करके वापस ला सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम काउंसलिंग कर सकते हैं, अगर वो भी तब जब सामने वाला चाहता है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। अक्सर पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं ये कहते हुए कि हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, या पढ़ाई में कम ध्यान देता है। तो मेरा कहना होता है कि इसमें आपके बच्चे का क्या कहना है, वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है, वो इम्प्रूवमेंट चाहता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मर्ज़ी के बिना उसके सामने जाके उसे स्लीप बोलूँगा और वो बेहोश हो जाएगा। ऐसे आपके जीवन का सर कोई इस हिप्नोटिज्म के थ्रू आपने कोई एक अच्छा काम या ऐसा काम किया हो जिसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन मिला हो, या कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग वाले जो एक कमाल की शेयर बात करना बताता हूँ, चाहें? कमाल की बात बताता हूँ। मैं आया कैसे, मैंने हिप्नोसिस करना स्टार्ट कैसे किया। हाँ, वो मैं मैं पहले जानना चाह रहा था। पहले मैं मैजिक शोज़ करता था, हाँ। और मैजिक शोज़ की भी बड़ी कमाल की चीज़ रही है कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, जहाँ पे पिताजी की अपनी एग्रीकल्चर मशीन्स की यूनिट थी, फैक्ट्री थी, और घर का बड़ा होने के नाते मुझे ये कहा जाता था कि या तो पढ़ो, पहले हर इंडियन पेरेंट यही कहता है, पढ़ो, सब, हाँ, और पढ़ाई अगर करो। नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आके अपना काम संभालो। हाँ। और मेरी जो पेरेंटिंग हुई है वो नाना नानी के साथ हुई है सोनीपत में। माई फैमिली लिव्स इन रोहतक, अदर सिटी। तो यहाँ पे भी यही रहता था कि नाना नानी के साथ तो 3 जनरेशन का गैप हो गया। हाँ। तो वो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उन्होंने 10 पैसे को 1 रुपये बनते हुए देखा है, राइट। तो वो उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए भी एक ही तरीका था कामयाब होने का कि पढ़ो। हाँ। तो वो somehow it became very difficult for me and it was very pressurizing and affecting कि पढ़ाई करते हुए भी मुझे ये लगता था कि ये तो मैं आंख बंद करके भी कर लूँगा, पर उसका क्या जो मुझे करना है। मैजिक 6th-7th क्लास में मैंने मैजिक करना स्टार्ट किया। मुझे एक मेरे दोस्त ट्यूशन पे पढ़ता था, मुझे आज उसकी शक्ल भी याद नहीं है, नाम भी नहीं पता है। उसने मुझे एक मैजिक की बुक दी। उसने बोला कि यार मैंने ना कल एक मैजिक की बुक खरीदी और मेरी मम्मी को पता चल गया और उन्होंने मेरे को जो है बहुत पीटा है, तो तू ये बुक तू रख ले, 2-4 रुपये जो भी तेरे को देने हो दे दियो मुझे। 10 रुपये की खरीदी थी। मैंने उन्होंने 5 रुपये 7 रुपये जो भी दिए होंगे या 10 दिए होंगे, आई डोंट नो। आज मुझे उसका नाम भी नहीं याद है, पता नहीं कौन था, ट्यूशन मेट था कोई, बहुत पुरानी बात है, मतलब 6th क्लास की बात होंगी शायद, 6-7। मैंने वो 10 रुपये वाली जो बिल्कुल पुराने से प्रिंट की होती है, असम बंगाल का जादू टाइप किताब है जो अक्सर रोड साइड बुक्स शॉप पे मिल जाती थी, देखिए उस तरह की। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे लगने लगा ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। उसमें ट्रिक्स बताए थे? उसमें ट्रिक्स थी, कुछ ट्रिक्स थी, मंत्र तंत्र भी था उसमें, कुछ ट्रिक्स भी थी, लेकिन ताश की कोई ट्रिक थी। तो मैंने वहाँ से मैजिक करना स्टार्ट किया। अब उससे सबसे पहली चीज़ क्या हुई, एक तो मेरी चाइल्डहुड में ना एक ट्रॉमा था, वो ये था कि सेपरेशन एंजाइटी। मैं बहुत छोटा था तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, मतलब मम्मी पापा अलग सिटी में रहते थे, अच्छा। नाना नानी अलग सिटी में रहते थे, और मैं लगभग 11 महीने का था। तो भले ही उस वक्त पेरेंट्स को ये ना लगता हो कि छोटे बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि भाई आपके चाइल्डहुड के ट्रॉमास आपकी पूरी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। आपका चाइल्डहुड फाउंडेशन है जिस पे आपका जीवन खड़ा होता है। तो मेरे अंदर जो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता वो पेन था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं फ़ील क्या कर रहा हूँ। बस मुझे ये पता था मैं अलग हूँ अपने माँ बाप से, जो कि एक छोटे बच्चे को महसूस होता है, क्योंकि उसको इमोशंस, उसको टच, उसको फेरोमोन्स की खुशबू, उसको अपनी माँ का टच, टेम्परेचर, ये सब उसको महसूस होता है। इसीलिए जब उसको कोई और इंसान उठाता है तो उसको पता चलता है कि ये फैमिली नहीं है, इसलिए वो रोता है अनजान इंसान की गोद में जाके। ये इमोशनल कनेक्शन एक। तो
तो जब भी मैं बीमार होता, परेशान होता, तो नाना नानी नो डाउट बहुत केयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि मेरी वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं हो पाई। उसकी वजह से मेरे अंदर सेपरेशन एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा धीरे धीरे बाय बर्थ वो अपने आप ही मेरे अंदर डेवलप होने लग गया। अच्छा। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उससे कॉप अप करने के लिए इमोशनल ईटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि ब्रेन आपको सिर्फ जिंदा रखना चाहता है। ब्रेन चाहता है कि इस इंसान को इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चाहिए वो दे दो, अगर फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो किसी और फॉर्म में इसका ऑल्टरनेट ढूंढो। मुझे उस वक्त क्या चाहिए? मुझे चाहिए अटेंशन, नहीं मिल रही है। मुझे चाहिए कोई मुझे समझे, नहीं समझ रहा है। मुझे चाहिए कि मेरे इमोशंस को कोई एक्सप्रेस करने वाला हो, मेरे माँ बाप हों, कोई हो, वहाँ कोई नहीं है। तो जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है कि मैं अपनी बात कैसे मनवाऊंगा। मेरे को कोई सुन क्यों नहीं रहा है तो मैं ज़िद्दी हो जाऊंगा। मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है तो मैं रास्ते ढूंढूंगा, मैं तोड़ फोड़ मचाऊंगा, या मैं रोऊंगा, या मैं कुछ भी करूंगा। तो सेपरेशन एंजाइटी से मेरे अंदर इमोशनल ईटिंग स्टार्ट हो गई। इमोशनल ईटिंग मतलब? हाँ। इमोशनल ईटिंग भी एक तरीके की डिपेंडेंसी है कि आपको जो इमोशंस बाहर से नहीं मिल रहे हैं, आपका माइंड वो खाने में ढूंढ लेता है, एक्सेस शुगर में ढूंढ लेता है, क्योंकि एकदम स्पाइक आता है ना इमोशंस का, एक्सेस शुगर में ढूंढ लेता है। और मैं तो वैसे भी हरियाणा से हूँ, तो हमारे यहाँ तो दूध, दही, घी, मीठा, इसको तो कभी गलत समझा ही नहीं जाता है। जितना खाना खाओ जल्दी बड़े होगे, एक बेसिक बात, ज़्यादा खाएगा जल्दी बड़ा होगा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं ओबीस हो गया, मोटापा आ गया मुझे। तो मैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास में आई वॉज वेरी चबी, और मैं शायद बहुत मोटा था। मतलब मेरा करंट वेट अगर 80 है तो उस वक्त मेरा वेट शायद सेवन्थ क्लास में 65-70 रहता होगा। अच्छा। तो मैं इतना मोटा था। तो अब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर शुरू से ही जिसके इमोशंस मेस्ड अप हैं, सेपरेशन एंजाइटी का शिकार है, उसके पास एक ही तरीका है अपनी बात मनवाने का, गुस्सा, तोड़फोड़, एग्रेशन, एंगर। सोशल लाइफ है नहीं क्योंकि मोटा है, हमेशा बॉडी शेमिंग का शिकार होता है। मैजिक बिकेम दैट एलिमेंट जिसकी वजह से लोगों के पास नहीं जाना है, लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिसकी वजह से जो कमी थी वो कहीं ना कहीं से भर रही है। जिसकी वजह से मैजिक बिकेम दैट टूल जो आपको पॉपुलैरिटी दे रहा है। लोग आपके पीछे चल रहे हैं, लोग आपकी सुन रहे हैं, आप जिसको जो बोल रहे हो वो वैसा फॉलो कर रहा है, लोग आपके दोस्त बनना चाहते हैं। तो जो कहीं से नहीं मिल रहा था वो मैजिक से मिलना स्टार्ट हुआ। अच्छा, कोई भी चीज़ हो रही है सर, मैं जब आपकी बात सुन रहा हूँ तो यूं ही नहीं हो रही है। कोई अगर मोटा है, कोई कुछ गलत तरह का अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो कोई ना कोई कनेक्शन है, हम ढूंढ नहीं पाते, हम समझ ढूंढ नहीं नहीं पाते। पाते, हम ढूंढ नहीं पाते। हमारे देश हम में बच्चे को बस डांट देते हैं, अब बोल देते थोड़ी हैं। सी अवेयरनेस आ गई है, अब आ और गई हमारे देश में ये विडंबना है कि मैं इसको गलत भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सोशली मैं भी इस बात को कहीं ना कहीं मानता हूँ कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट फॉर देयर चिल्ड्रन। लेकिन पेरेंट्स के अपने भी तो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं। हाँ, उन्होंने पेरेंटिंग अपने पेरेंट्स से सीखी है। सीखिए। हाँ। तो ये जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र भी तो होता है। तो उनके अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। मेरी एक दोस्त है, वो अक्सर मुझसे बात करते हुए कहती है कि माई डैड इज़ ऑलवेज वरीड अबाउट मी। बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और मैंने फील किया कि उनका ये ट्रॉमा मेरे अंदर भी है। ज़रा सी बात पे मैं भी एंशियस हो जाती हूँ। तो ये क्या है? ये डीएनए से ट्रांसफ़र हुआ, फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ ट्रॉमा है। तो अगर आप आने वाली जनरेशन्स तक को ठीक रखना चाहते हैं तो इस अपने आप को पहले सॉल्व कीजिए, सॉर्ट कीजिए। तो मैजिक से मेरे को वो सारी अटेंशन मिलने लगी। फिर मैंने मैजिक शोज़ करने स्टार्ट किए, एज अ हॉबी स्टार्ट किया। फिर 2015 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट से पॉपुलैरिटी बढ़ गई, शोज़ मिलने लगे। तो बीच बीच में मैं हिप्नोसिस सीखा था, स्टेज हिप्नोसिस, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा। मुझे लगता था कि कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। मुझे भी लगता था हम लोगों की तरह कि ये ट्रिक होती है, क्योंकि मैजिक की तो ट्रिक है। लगता था हिप्नोसिस की ट्रिक होती है, ये इन्हीं के लोग होते होंगे, ये इनका अपना असिस्टेंट होता होगा जिसको स्लीप बोला है। लेकिन जब मैंने सीखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो मैंने हिप्नोसिस स्टेज पे सीखा था, स्टेज के लिए सीखा था। अब एक दिन मैं एक शो ख़त्म करके स्टेज से बाहर आ रहा था, मैंने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है, उनकी एक बच्ची खड़ी है, और बच्ची ने मुंह पे रुमाल रखा हुआ है। उन्होंने कहा मेरी बेटी को एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि इसको हर जगह स्मेल आती है, बदबू महसूस होती है हर जगह। और हमने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर का कहना है कि ये सिर्फ इसके दिमाग में है, ऐसा नहीं है। छोटी बच्ची थी, कुछ 6-7 में पढ़ती होगी शायद। आप प्लीज़ मैजिक से इसको ठीक कर दो। और मैंने नोटिस किया जब ये आपका शो देख रही थी तो इसने अपना रुमाल हटाया हुआ था। अच्छा।
तो थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को ऐसे भी लिया कि अक्सर हो जाता है ऐसा, लोग बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं मैजिशियन से कि जैसे कई बार एक बार एक बच्चे ने बोल दिया था, अंकल आप मैजिक से मेरी मम्मा का बैक पेन गायब कर सकते हो। तो इट वाज अ वेरी इनोसेंट रिक्वेस्ट, लेकिन आप सोचो उस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये इंसान चमत्कार करके ना कुछ तो भी कर सकता है। तो मैंने उस बच्ची के लिए एक मैजिक ट्रिक की, मैंने एक टिश्यू पेपर का फ्लावर बनाया रोज़, और वो फ्लावर बना के उसको दिया, और मैंने कुछ सजेशंस दिए उसके आंखों में देखते हुए। मैंने कहा कि अभी आपको इसमें से खुशबू आएगी, और ये खुशबू जो है आपको धीरे धीरे सब जगह महसूस होगी, और जहाँ जहाँ इसको लेके जाओगे सारी बदबू ख़त्म हो जाएगी, और आफ्टर 10 डेज़ 7 to 10 डेज़ में ही इसकी फ्रेगरेंस भी चली जाएगी और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ और सजेशंस दिए होंगे मैंने उस वक्त। तो ये कह के मैं आ गया वहाँ से। और तो ये आपने वैसे मैंने सिर्फ सजेशंस दिए थे, सिर्फ उसका उससे कोई मैजिक hypnotism से कुछ कोई नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ सजेशन दिए और ये हो गया। कुछ दिन बाद मुझे उसके उस आदमी का कॉल आया और उसने बोला कि आपसे मिलना है, ये वो मेरी वाइफ, तो बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, यू सेव्ड आवर चाइल्ड, और हम बहुत परेशान थे और ये था वो था। देन आई रियलाइज्ड कि यार ये सिर्फ ट्रिक नहीं है दोस्त, हिप्नोसिस सिर्फ स्टेज के लिए सीमित नहीं है। फिर मैंने बैठ के चेक किया कि मैंने कहा क्या था और क्यों हुआ होगा। फिर मैंने इसको डिकोड किया तो मुझे समझ में आया कि क्योंकि वो बच्ची एक हाईली रिसेप्टिव स्टेट में थी मेरे प्रति, और वो ये मानती थी कि ये इंसान के पास मुझे ठीक करने की ताकत है, या ये जो कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट पूरा हो गया, ट्रस्ट हो गया, फेथ हो गया। फिर मैंने वो टिश्यू पेपर का रोज़ बना के उसको ऐसे हवा में उड़ाया, थोड़ा सा मैजिक किया उसके साथ एक छोटा सा, तो उससे और ज़्यादा फेथ क्रिएट हो गया। और फिर जब मैंने कहा क्या आपको इसमें से खुशबू आ रही है, तो वो उसको महसूस हुई। दिमाग ने क्रिएट किया, उसके दिमाग ने, मैं सिर्फ एक कैटलिस्ट, एक सूत्रधार की तरह वो हीलिंग उसके अंदर से बाहर निकाल के लाया। तो मैं हमेशा हर हिप्नोटिस्ट को या थेरेपिस्ट को बोलता हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादा सीरियसली मत लो, तुम सिर्फ सूत्रधार हो, हीलिंग उसके अंदर से आनी है। तो इसमें ईगो की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने मैंने जो है 100 केसेस सॉल्व कर दिए, मेरे पास डिप्रेशन का कोई केस नहीं टिकता, मैं सबको ठीक कर। आप समहाउ, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब यही है ना कि एक अच्छा कोच आपके अंदर के पोटेंशियल को ही निकाल के लाता है ना, जिन एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है वही बताता है। तो यहाँ से ये जो टर्निंग पॉइंट था, इससे हिप्नोसिस पे मेरा और विश्वास बढ़ गया। मैं इसमें ये एक थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जितना लचीला है चीज़ों को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर उतना अच्छा काम करेगा। तो इस पे मैं ये जानना चाहूँगा कि रेमेडी के तौर पर या कोई व्यक्ति मुश्किल में है, कौन से ऐसे काम आपने किए हैं, अगर एक दो कोई बता पाए? जैसे इस बच्ची का आपने एग्जाम्पल दिया, इस तरह के और कोई, ये सेलिब्रिटीज़ लोग भी आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, किसी का आपने मैं बहुत सारे एक्टर्स का माइंड कोच रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ काम, ऐसा एथिकल नहीं लगता है। अच्छा, अब पब्लिक, क्योंकि हमारे देश में आज भी ये एक बड़ा ही टैबू है ना कि किसी को मेंटल हेल्थ के लिए किसी काउंसलर की जरूरत पड़ रही है। वो प्रोफेशनली थोड़ा सा थोड़ा करना ठीक है, ठीक अच्छा है, सही बात है। तो दूसरी बात, फिर कुछ तो इतने मतलब पॉपुलर नाम है कि वो बड़ा ही अजीब हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। नहीं ठीक है, अगर आपके प्रोफेशन की वो ठीक है तो मैं उसको नहीं वो करूँगा। तो मैं इसमें एक चीज़ और समझना चाह रहा था आपसे कि मैंने अभी एक इंटरव्यू किया भी है ये पास्ट लाइफ को लेके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या प्रॉब्लम थी उस वक्त जिसकी वजह से अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और वो भी एक तरह से हील कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं। और लोगों को मैंने देखा है क्लियर, मतलब जो वीडियो सामने आए हैं कि लोग बता रहे हैं कि इस समय में ये थी, मेरा ये नाम था, मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था, मैं यहाँ नहीं थी, भूटान में थी। एक एक चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कभी उनके ना बताई गई ना उनके दिमाग में आ सकती है। तो ये क्या, ये भी आपके इससे जुड़ा हुआ है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस का ही पार्ट है। अच्छा, ये टर्म ही हिप्नोसिस से आई है। रिग्रेशन जो टर्म है ये हिप्नोसिस से आई है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट रिग्रेशन जो है ये हिप्नोसिस का ही एक सेपरेट विंग है, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया है इस तरीके से। तो हाँ, ये काम करता है जैसे बाकी थेरेपीज़ काम करती हैं हिप्नोसिस में। देखिए, जो भी ऐसी थेरेपी है ना जिसमें आप ऑल्टरनेट
जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज, या जिसमें आप एक खास इमोशनल स्टेट क्रिएट कर रहे हो, भले ही वो रेकी हीलिंग हो, प्राणिक हीलिंग हो, ये सब कहीं ना कहीं मन की अवस्था से ही जुड़ी हुई हैं। और मन में अगर वो अवस्था क्रिएट हो गई तो हीलिंग हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो हीलिंग नहीं होगी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें भूत प्रेत का जो एक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्पिरिट पोजेशन सिंड्रोम, एसपीएस, या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी में भी एक कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड स्पिरिट पोजेशन। अब मल्टीपल पर्सनालिटी तो ये भी हो सकता है इंसान एक ही टाइम पे अमर अकबर एंथनी कुछ भी बन जाए, लेकिन स्पिरिट पोजीशन में है, अभी वो कुछ है, थोड़ी देर बाद वो जिन है, पिशाच है, अपने आप को भूत बोल रहा है मेरे अंदर ये आ गया है, वो आ गया है, वो है स्पिरिट पोजीशन सिंड्रोम। ये भी आप हिप्नोसिस से ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सॉल्व किए। इसके लिए भी मैंने एक अलग से एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी। स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी में हम सीखते हैं कि स्पिरिट पोजीशन होता कैसे है, स्पिरिट्स कितने टाइप की हैं। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं तो पिशाच हूँ तो वो कौन सी कैटेगरी है, अगर बोल रहा है कि मैं तो इसका मरा हुआ दादा हूँ तो ये कौन सी कैटेगरी है, दादाजी को कैसे रिलीज़ किया जाएगा और पिशाच को कैसे रिलीज़ किया जाएगा। इसका पूरा एक प्रोसेस है, वो भी बिना किसी मंत्र तंत्र और ये एनर्जी और क्रिस्टल इसके बिना। ओके। और वो जो पास्ट लाइफ दिखाते हैं सर, जो देख रहे हैं वो लोग क्लियर, तो वो वाकई पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, कहीं कुछ है, या फिर ये उनके दिमाग का इल्यूजन है? बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही सब्जेक्टिव सी बात है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसान जिस परेशानी के लिए आया है, अगर वो पास्ट में जाके उसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहा है तो वेल एंड गुड, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो सच हो या झूठ हो। मेरे लिए ठीक उसको ठीक करना इम्पोर्टेंट है। वो आपके लिए ठीक करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मुझे मैं नहीं बता सकता, मैं हाँ हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इन चीज़ों में। बताऊँ अरविंद जी, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये ऐसा ही होता होगा। बढ़िया। मुझे कोई आके अगर ये कहता है ना कि ये चमत्कार होता है, मैं एक बार गया था, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ यार एक बार मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, और बहुत ही ओपन माइंडेड होकर एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। सर थोड़ा सा एक कुछ और इस तरह का दिमाग हिलाने वाला, इतनी ज्ञान की बातें हुई, बड़ी सारी मज़ेदार रही, और बात करने का मन कर रहा है, बट व्यूअर्स के लिए कुछ और अगर हम कर पाए तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, आपके लिए आप अपने दिमाग में एक कार्ड सोचिए आपका, उसको आप फेवरेट कार्ड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, वो देखा मैंने, ओके। और आपके हिसाब से वो कार्ड इस डेक में कौन से नंबर पे होना चाहिए, वो नंबर सोचिए एक बार अपने दिमाग में। ठीक है। ओके, तो मैंने आपने एक कार्ड सोचा और आपके दिमाग में एक कार्ड है, और फिर एक नंबर आपने सोचा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं क्या नंबर और क्या कार्ड सोचा आपने? किंग, ओके। 10वें नंबर पे, तो किंग रेड कलर का या ब्लैक? रेड में दो होते हैं ऐसे, डायमंड और हार्ट, डायमंड या हार्ट, ओके। जब मैंने आपको ये सब चीज़ें सोचने के लिए कही तो मैं आपकी आंखों में देख रहा था, और ये चीज़ें आपने मुझे अब बताई हैं, तब से मैंने अब तक कार्ड्स को टच नहीं किया है। तो मैं आपकी तरफ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या कार्ड आप सोच सकते हैं और किस नंबर पे वो कार्ड हो सकता है। ये कार्ड्स अपने हाथ में रखिए और 1 बाय 1 मेरे हाथ पे रखते जाइए, एक एक कार्ड ऊपर से सीधा करके। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुकिए, अब रुकिए 10वें नंबर पे किंग ऑफ हार्ट्स अगर होता है तो ये कमाल होगा, क्योंकि आप एक नंबर ऊपर बोलते तो कोई और कार्ड आता, एक नंबर आगे बोलते तो कोई और कार्ड आता, राइट। लेकिन आपने अपने दिमाग में एक कार्ड सोचा, एक नंबर सोचा। चेक कीजिए 10वें नंबर पे क्या कार्ड है। ये होगा ये तो सब
मतलब मेरे लिए अजूबा इसलिए है कि कुछ चीजें हम लोगों ने देखी है, सुनी है, बट ये मेरे साथ हो रहा है, और मतलब जब आप खुद यहाँ रहोगे तो इसका एक आनंद और तो आप अनुभूति बाकी आपको कार्ड्स भी होगी। चेक कर सकते हैं, इसमें कोई तो और दूसरा आपको ऐसा नहीं मिलेगा किंग ऑफ। सारे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में। वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, तो सर बातें तो हो रही हैं और मज़ा आ रहा है बातों में, और बीच बीच में सब तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो बात हिप्नोटिज़म की हो रही थी, तो सर मैं हिप्नोटिज़म को लेकर ये जानना चाह रहा था कि आपके हिसाब से इसकी ताकत क्या है? अगर हाँ, एक तो आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही रहे हैं, कंट्री के लिहाज से अगर आप लोगों को जिम्मेदारी दी जाए तो उसमें कुछ हो सकता है क्या? जैसे मैं टेररिज्म देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ही ये बड़ा बड़ा इशू है, जैसे आपने मुझे और कहा उनका ना माइंड कि वॉश किया जाता है टेररिस्ट का। ये बहुत बढ़िया बात कही है अरविंद भाई आपने। जैसे आपने कहा कि एक देश की जिम्मेदारी एक हिप्नोटिस्ट ले सकता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि एक हिप्नोटिस्ट होना ही क्यों चाहिए, लाखों क्यों नहीं होने चाहिए, राइट? इसीलिए मैं लोगों को सिखाता हूँ हिप्नोटिज्म। मैं कोई बहुत बड़ी वर्कशॉप्स नहीं कंडक्ट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। मैंने 2 दिन की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की, मैंने वो पूरी वर्कशॉप को रिकॉर्ड किया, पूरा कोर्स बनाया, उसको देखा बैठ के, फिर मुझे लगा इसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। मैंने फिर से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की, पूरी वर्कशॉप को रिकॉर्ड किया, और जो मेरे बेस्ट टीचिंग्स हैं, जिन्होंने मुझे पूरी लाइफ हेल्प किया है लोगों को हील करने में, हेल्प करने में, फिर चाहे आप एक पेरेंट हो, टीचर हो, ट्रेनर हो, बच्चा हो या यंगस्टर हो, आप कोई भी इशू से गुजर रहे हो, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, हॉबीज़ हैबिट्स इंप्रूव करनी है उनसे रिलेटेड हो, कोई भी तरीके की, मैंने अपनी सारी नॉलेज उन 4 दिनों में यूज़ की और एक बेस्ट कोर्स बनाया, और वो कोर्स मेरे हर वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा। तो मैं तो खुद इस मिशन पे हूँ कि मुझे चाहिए कम से कम 1 मिलियन हिप्नोथेरेपिस्ट होने चाहिए इंडिया में, वो भी कम है। तो मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों के लिए फ्री सेमिनार्स करता हूँ, कॉलेजेस में फ्री सेमिनार्स करता हूँ, मैं कम्युनिटी सेंटर में फ्री सेमिनार्स करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये? मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आया कि मेरी जो बचपन की लाइफ थी वो अगर वैसी ही चलती रहती तो मैं आज भी कितने ट्रॉमेटिक डिसीजंस ले रहा होता। तो हिप्नोसिस ने मुझे हेल्प किया इन सब चीज़ों को हील करने में। फिर मैंने दूसरों के साथ काम किया, तो दूसरों को हेल्प करते करते, खुद को हेल्प करते करते मुझे समझ में आता है कि अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अब समाज को ये दिया जाना चाहिए। तो ये आपकी तो अपनी एक ट्रॉमा, एक प्रॉब्लम थी जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से इस प्रोफेशन में लेके आप आए और आप आगे बढ़े। क्या इसकी कोई एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए अगर कोई सीखना चाह रहा है तो, किसी भी तरह की, मुझे लगता है हो या स्ट्रांग हो एज एलिजिबिलिटी होती है 14-15-16 साल से का बच्चा आराम से उस कोर्स को स्टडी कर सकता है। वो भले ही प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट ना बने, उसको ये तो समझ में आएगा उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों हैं। और इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर, मेरा मानना है हिप्नोसिस का कोर्स या हिप्नोसिस एक बार हर इंसान को समझना चाहिए। अच्छा, ये है आसान समझना, सीखना? बहुत सरल, बहुत सिस्टमेटिक क्या तरीके टाइम से लगता सीखा होगा जा सर सकता इसको सीखने में? है। आप आपका पर्पस क्या है सीखने का, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ सेल्फ हेल्प के लिए चाहते हैं तो आप शुरू के कुछ घंटों में समझ जाते हैं या कुछ दिनों में समझ जाते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं। पता है, जब जैसे अभी आपने मुझसे पूछा तो ये सेम चीज़ मेरे माइंड में भी थी कि हर किसी का अलग अलग पर्पस होगा। बिल्कुल। तो मेरे उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे उस कोर्स में टीचिंग है, अच्छा। टीचिंग के साथ सेल्फ हेल्प के लिए ऑडियोज़ भी हैं। आपको नहीं सीखना है, आप सिर्फ ईयरफोन्स लगाओ, डिप्रेशन वाली एक ऑडियो है, गुस्सा मैनेज करने वाली ऑडियो है, पास्ट से बाहर निकलने के लिए एक पूरा ऑडियो का गाइडेड सेशन है, आप सेल्फ हेल्प कर लो। आपको सेल्फ हेल्प नहीं चाहिए, थेरेपी सीखनी है, थेरेपी कर लो। थेरेपी नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस सीखनी है, परफॉर्मेंस का भी एक सेक्शन है, तो आप वो भी सीख सकते हो। तो आपको क्या पर्पस क्या है? अगर थेरेपिस्ट बनना है तो आप समझिए कि लगभग 30 घंटे का टीचिंग मटेरियल है। अब आप उसको 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं या आप उसको 10 दिन में 3 घंटे डेली देख के ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी बताया है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी हैं उसके अंदर, लाइव Q&A भी है उसके अंदर। तो ये बहुत ही पोटेंट कोर्स है। तो कोई भी इंसान जो डेडिकेशन से काम करता है
वो आराम से 1 से 1.5 महीने में काम करना स्टार्ट कर सकता है। तो ये अब जब बात हो रही है तो आप ये भी थोड़ा डिटेल बता दो आपकी, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई आपसे जुड़ना चाहें, आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या तरीका रहेगा? हम लोग इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हैं, आप हिप्नो गुरु इंडिया सर्च कर सकते हैं। हाँ। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरी टीम हमेशा एक्टिव रहती है। अच्छा। और वहाँ से आप आगे के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो कर सकते हैं। कोर्सेज़ के लिए आप मेरे बायो में ही लिंक अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मिल जाएगा। यूट्यूब पे मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मिल जाएगा। तो आई एम वेरी इजी टू एक्सेस। अच्छा, ये अगर कोई सीख लेता है तो क्या कोई गलत इस्तेमाल भी इसका कर सकता है? आपने देखा है इस तरह से कुछ इस विधा का गलत इस्तेमाल होते हाँ, हुए? हो ही रहा है। लोग कभी धर्म के नाम पे, कभी अच्छा। तो हीलिंग के नाम पे कर ही रहे हैं। अब क्या है ना कि एक बार मेरे को एक दोस्त का कॉल आया, उसने बोला भैया आज ना मैं सोते हुए डर गया। हाँ। और मैं दोपहर को ऊपर सो रहा था अपने रूम में, तो मुझे एकदम से लगा कि कोई एकदम आके बैठ गया मेरे ऊपर, और फीमेल एनर्जी थी, ऐसा था वैसा था। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और फिर मैं वहाँ जब रूम से निकला तो उसके पास एक डॉग थी, तो उसने बोला कि मैं नीचे आया तो मैंने देखा मेरी डॉग जो है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, और तो वो एक कोने में देख के चिल्लाई, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ इसको दिख गया। अब वो 2-3 इंसिडेंट उसके साथ ऐसे हुए कि वो ये मान के बैठ गया कि कोई तो भी शैतानी साया है। अच्छा। उसने अपने एक दोस्त को बताई, हमारा कॉमन फ्रेंड था जिममेट, उसको बताया। वो उसको किसी के पास ले गया, जो भी झाड़ फूक वाले होते हैं। झाड़ फूक वाले ने जाते ही उनका अपना जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया। सब आंखें बंद करके बोल रहा है तुम्हारे घर में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ से ये आया है, वहाँ से वो आया है। उसने और डरा दिया उसको। डरा दिया तो इस बीच में मैंने उसको कॉल बैक कर लिया, मतलब मैंने उसको कॉल दिन में पिक नहीं किया था। तो बाहर आके उसने मुझे सारी बातें बताई। मैंने बोला पहले तो तू यहाँ से निकल, आजा घर आ, मैं तेरे को समझाता हूँ हुआ क्या है। अच्छा। इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। मैंने समझाया उसको सारा प्रोसेस। अब उसको तो वही चीज़ कि आप ज्ञान दे रहे हो अगर किसी को और उसमें चमत्कार नहीं है तो उसको लगेगा कि ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उसका मन नहीं माना, वो वापस गया उस इंसान के पास, और उस इंसान ने बोला, उस इंसान को काउंटर किया, बोलता है कि नहीं मेरे को लग रहा है कि मैं सोते हुए सपने में डर गया हूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब वो झाड़ फूक वाला कहता है जब तू अपने घर जाएगा तो 5वीं सीढ़ी पे आंख बंद करके खड़े हो जाना और 2-3 मिनट खड़े रहना और देखना तुम्हें क्या महसूस होता है। अब वो अपने घर गया, 1 2 3 4 5, 5वीं सीढ़ी पे जाके खड़ा हुआ, आंखें बंद की, और कुछ सेकंड बाद मुझे बताया उसने कि भैया एकदम से मेरे को लगा किसी ने टच किया है। ये जो प्रोसेस है ये पूरा हिप्नोटिक फिनोमेना है। आप मेरे न्यूज़ एपिसोड्स देखिए, मैं वहाँ बच्चों को साफ बोलता हूँ कि अभी आप में से कुछ लोगों को मेरी एनर्जी टच करेगी, और अपने आप 4 लोग हाथ खड़ा करते हैं, हाँ मुझे टच फील हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कितना कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। और आप कितने ओपन हैं, कितने ट्रस्ट और के आप साथ, कितने फेथ ओपन के हैं, साथ। हाँ। कितने, उससे भी ज्यादा वल्नरेबल स्थिति है ना। अब वो लड़का डरा हुआ, घबराया हुआ उसके पास पहुंचा है, और उसने उसको और 4 बातें बता के और ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में ले गया है, और जाके ऐसा बोलता। अब उसने मेरे को बताया तो मैंने उसको कहा चल ठीक है मैं तेरे को शाम को मिलता हूँ। शाम को वो मुझे मिला। अब मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, मुझे एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करनी पड़ी उसके लिए। मैंने जो है एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म की उसके लिए। मैंने एक वो धागे का एक सुपारी मंगवाई उससे, और एक मोली का धागा मंगवाया। मैंने कहा वो लेके आइयो। वो लेके आया, मैंने उस पर मोली लपेटी और उसके सिर के ऊपर से 7 बार वारा, और बोला कि रात को इसको तकिए के नीचे रख के सो जाइयो, और सुबह इसको खोल के देखियो और मुझे बताइयो। अब वो गया अपने घर, रात को रख के सो गया। सुबह उठ खोल के देखा तो वो सुपारी बिल्कुल एकदम काली जली हुई। तो मैंने बोला बस हो गया तो ठीक। अब मैं क्या करूं, मजबूरी है मुझे उसके साथ ठीक करनी पड़ी। मेरा तो सवाल भी था लेकिन जवाब ही आ ही गया लगभग। ये तांत्रिक और बाबा लोग जो बहुत सारे इस तरह की चीज़ें करते हैं, हम लोग न्यूज़ से जुड़े हैं तो इस तरह खबरें तो बहुत आती रहती हैं कि किस तरह से गलत इस्तेमाल किया। तो वो मुझे लग रहा है यही है ये जो गलत आप इस्तेमाल। वल्नरेबल स्थिति बता रहे हैं कि जब ज़रूरत है किसी को, Yes. वो परेशान है, उसको कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, और वहाँ कोई भगवान टाइप दिखता है, आपकी तरह नहीं नहीं जो तो बता रहा है मैं कि वही कह रहा हूँ, यही गलत इस्तेमाल है। आपने तो बता दिया कि भाई मैं तो एक आम इंसान ही हूँ। तो वहाँ जाके उसका समर्पण नहीं आता है। वो वहाँ आता है जहाँ पूरा उसको आकाश दिखता है कि ये तो मुझे किसी मुझे दूसरी कितने दुनिया लोग बोलते हैं, मुझे लोग बोलते हैं कि आप लोगों को हील कर सकते हो तो हील क्यों नहीं करते हो। तो मैं बोलता हूँ देखो, पॉडकास्ट में या देश में 2 तरीके के लोग हैं ना। वो भी लोग हैं ना जो इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या,
तो फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आप अपनी एनर्जी पे काम करो। अल्टीमेटली ठीक आपको होना है अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, महर्षि चरक भी इसके बारे में कहते हैं आयुर्वेद में कि ये भूत एक सेक्शन है आर्ट्स, आयुर्वेद के 8 भागों में से एक भाग है भूत विद्या। वो खुद कहते हैं ये भूतोन्माद है। उन्माद का मतलब क्या है? इट्स अ ट्रांस लाइक स्टेट, राइट। उन्माद क्या है? भूतोन्माद क्या है? इंसान को ये लगने लगता है कि मेरी जो परेशानी है वो किसी दैवीय प्रॉब्लम की वजह से डिवाइन प्रॉब्लम है कोई, या कोई परामानसिक या कोई मेटाफिजिकल सिचुएशन है। तो महर्षि चरक ने भी यही बताया है उसमें। उन्होंने 8-10 सॉल्यूशंस दिए हैं: डांटना, प्रताड़ना, बेइज्जती करना, अच्छा खाना खिलाना, आराम करना, मसाज करना, और दैवीय चिकित्सा करना। दैवीय चिकित्सा में पूजा पाठ और ये। अब आप देखिए कि या तो वो दैवीय चिकित्सा से ठीक होगा, या वो डांटने धमकाने से ठीक होगा, या वो दवाइयों से ठीक होगा, या वो आराम करने से ठीक होगा, हंसी मजाक से ठीक होगा। लेकिन ये सारी विधियां उन्होंने बताई हैं, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये उन्माद है एक तरीके का। इसको आयुर्वेद भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे वैदिक ऋषि भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, अभी मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि आप तो इतनी चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल चमत्कारी लगता है, लेकिन इससे हट के मैं एक बार आपसे पूछूं, क्या आप बिल्कुल ये मान बैठे हैं कि चमत्कार, सच्चे संत या इस तरह की चीज़ें जो सुना है हम लोगों ने, तो अच्छे वे में या एग्जिस्ट करती ही नहीं है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ। ज्ञान आपको विरोध करना नहीं सिखाता है, ज्ञान आपको ऑब्जर्व करना सिखाता है। आप किसी चीज़ का विरोध सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते कि आप नहीं मान रहे। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं खंडन भी नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ओपन माइंडेड अप्रोच से, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस करके एक बार समझ के तो देखिए कि वो सच में चमत्कार हो भी रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाइफ में चमत्कार नहीं होते हैं, या संत नहीं होते हैं, या दैवीय शक्तियाँ नहीं होती हैं, या ईश्वर नहीं होता है। मैं एक अच्छी धार्मिक फैमिली से आता हूँ। हमारे घर में रूटीन है, पूजा पाठ हर रोज़, वही सब चीज़ें जो एक सनातन कल्चर में, एक जो हिंदू कल्चर में होती हैं, वो सब फॉलो करता हूँ। फास्टिंग, चाहे वो नवरात्रि की फास्टिंग हो, फिर चाहे वो पूजा पाठ हो, आरती करना हो, हवन करना हो, वी डू एवरीथिंग। आई स्ट्रांगली बिलीव। अच्छा, ये इंडिया गॉट टैलेंट और इस तरह के और भी आपने जो शोज़ किए, वो जर्नी कैसे, उधर की तरफ कैसे गए आपने? क्या मतलब खुद को ये करना था कि कहीं ना कहीं इसी फील्ड में ही आना है और अरविंद भाई, मैं ना अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ इन मामलों में। मैं मानता हूँ कि लाइफ में ना हर चीज़ बहुत कम एफर्ट पे मिल जाती है मुझे। अच्छा। मुझे सिर्फ सोचना होता है और चीज़ें हो रही होती हैं मेरे बारे में। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी बस मज़े मज़े में चला गया, ऑडिशन हो गया। अब देखिए, मैं सुबह पहुंचा हूँ इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन देने दिल्ली, पीतमपुरा। एक स्कूल था, वहाँ पे लाइन लगी हुई है। मैं सुबह सुबह पहुँच गया हूँ 7 बजे सोनीपत से निकल के, सर्दी में। 31 जनवरी था। मैं सुबह सुबह पहुँच गया हूँ 7 बजे, एकदम सर्दी में वहाँ पहुँचा। लंबी लाइन लगी हुई है बहुत दूर तक, और मैं 11-12 बजे तक वहाँ लाइन में खड़ा हूँ। मेरा एक दोस्त आता है और मुझे कहता है कि अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने बोला भाई ऑडिशन देने आया। बोला मेरे पास ना मेल आई हुई है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है। तो मुझे पता नहीं था कि आप वीडियो ऑडिशंस भी भेज सकते हो, और वो कुछ लोगों को जो, या फिर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है या उन्होंने कहीं देखा है, तो आपको पर्सनली भी बोलते हैं कि एक बार ऑडिशन देने तो आओ। तो उसने मेरे को ये बोल के कि ये मेरा टीम मेट है, मेरी एंट्री करा दी। सबसे पहला स्ट्रगल तो यहाँ ख़त्म हुआ, क्योंकि जब मैं रात को ऑडिशन दे के बाहर निकला हूँ तो मैंने उन लोगों को वहाँ बैठे हुए देखा जो सुबह मेरे साथ खड़े थे। रात को 2:30 बजे तक भी वहीं बैठे हैं वो। अच्छा। तो उसने एंट्री करा दी, मेरी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद ऑडिशन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। वो बहुत सारे प्रॉप्स लेके गया था, मैं तो बहुत सिंपल चीज़ें लेके गया था। दे लाइक्ड माई पर्सनैलिटी, या जो भी उनको समझ में आया, यूनिकनेस है जो भी उनको समझ में आया, वो हो गया। वहाँ से रास्ते खुलते चले गए, आगे के शोज आते चले गए। घर में विरोध नहीं हुआ? क्योंकि हमने भी कभी एक टाइम पे सोचा था, जब मैजिक्स देखते थे, कि हम भी जादूगर बने। हुआ है ना, बहुत हुआ है। अच्छा। बहुत होता था, लेकिन मैंने आपको बताया बचपन से मैं विद्रोही टाइप तो था ही। अच्छा। तो जो चीज़ मुझे, जिस चीज़ के लिए रोका जाता था, वो शायद मुझे ज़्यादा करनी होती थी। अच्छा। हाँ, वो मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से था। मुझे लगता था ये मुझे समझते नहीं है। हालांकि आज मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ मुझे सेफ रखना चाहते थे। माँ बाप सिर्फ ये चाहता है कि आप सेफ रास्ते पे चलो, जो उन्होंने देखा है। वो आपको बचाना चाहते हैं परेशानियों से, इसीलिए वो आपके साथ
कभी स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। जैसे आप अपनी पसंद का एक गमला अगर ला के रखते हैं, पौधा उगाते हैं, आप उसके चारों तरफ एक बाड़ भी लगाते हैं कि कोई जानवर इसको ना खा जाए, हवा आंधी तूफान इसको परेशान ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पौधे को पनपते हुए देख के नाखुश हैं। वक्त के साथ चीज़ों को देखने समझने का नज़रिया नज़रिया बदलता जाता है। और बिल्कुल। आपने तब कुछ और सोच रहे थे, अब आप कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है, सही बात है। सारे विरोध, और ये एक वजह भी है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, मुझे लग रहा है उसमें सक्सेस रेट कम होगा। शायद इस वजह से माँ बाप उधर नहीं जाने देते हैं, या टफ बिल्कुल। रास्ते पे नहीं जाने देते हैं। पहली बात आप सोचिए ना, उनकी गलती भी नहीं है। हरियाणा में एक नॉर्मल फैमिली है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं जादूगर भी कोई करियर होता है। कैसे बनेगा भाई? और हरियाणवी में तो और ज्यादा खतरनाक, क्या करेगा जादूगर के? हाँ, आज तो फिर भी आप हो। हाँ। उस टाइम पे तो कोई नहीं रहता होगा कोई ना। भी नहीं था। कैसे आपने सोच लिया कि आगे बढ़ना है, सीखना है? बस वही तो आई बिलीव कि ये अब वही फिर पुनर्जन्म वाली बात। मैं मानता हूँ, हो सकता है पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे होंगे, ईश्वर की कुछ खास कृपा हुई। मेरा मानना है कि आप आर्टिस्ट तो भगवान की कृपा से ही बनते हो। आप कुछ भी हो सकते हो, इंसान हो सकते हो, कुछ भी, बैंकर हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते, कलाकार आप खास कृपा से बनते हो, क्योंकि आर्टिस्ट के पास एक अलग सी सेंस होती है जीवन को देखने की। एक अब तो आखिरी चरण में हम आ गए हैं, तो ज़रा मुझे एक बार और ज़रा बताइए कि आपकी ये विधा किस किस तरह फील्ड में बेनिफिशियल है? क्या क्या इससे काम हो सकते हैं लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो आपके जीवन में आए होंगे लोग, उनकी मदद की होगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की होंगे, वो थोड़ा सा दो चार देखिए, हिप्नोसिस को दो आप, मेंटलिज्म और हिप्नोसिस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। मेंटलिज्म है परफॉर्मेंस का पार्ट, आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। एक अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप कर ली, कहीं भी जाओ आसानी से दोस्त बना सकते हो। एक वो होता है ना कि एक पार्टी में एक तो आप एक कोने में बैठे हो, अरे आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला दे रहे हैं, और स्ट्रेस वाली दूसरा ये है लाइफ कि में। आप हाँ। किसी के सामने जाके आप देख रहे हैं कि सडनली सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप लाइफ ऑफ एनी पार्टी हो। तो ये आपके सोशल स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आसानी से सीखा जा सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना आपको इसमें पीएचडी करनी है। 15-20 ट्रिक्स आपके पास हैं, 2-4 आपने अच्छे से मास्टर कर ली, बस इतना ही बहुत होता है। आप अगर एक सेल्समैन हो तो आप एटलीस्ट एक रेपो क्रिएट कर सकते हो। आप अगर मान लो एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग के बाद आप बैठे हो टेबल पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो सिंपल। आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बोरिंग लेंदी ट्रेनिंग के बीच में आप एक मेंटलिज्म की ट्रिक डाल सकते हो। आप एक टीचर हो, अपनी क्लास में अपनी एक अलग रेपो बना सकते हो। तो मेंटलिज्म तो आप इन तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एक हॉबी, एक स्किल की तरह। फिर आता है हिप्नोसिस, ये आप थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हो। भले ही सेल्फ हेल्प हो, जैसे सेल्फ हिप्नोसिस, जिसके ज़रिए आप अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, इनसे बाहर निकाल सकते हो खुद को। दूसरा, स्ट्रेस से निकले, मतलब आजकल बिल्कुल मैं देखता हूँ कि बिल्कुल हर बिल्कुल किसी को स्ट्रेस है, हर किसी को, शहरों में स्पेशली बिल्कुल निकला जा सकता निकला जा सकता है। है। तो मैं आपको एक क्विक एक चीज़ बताता हूँ, चलिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, कर ली। हाथ अपने लैप में रख लीजिए, अपने दोनों हाथ पूरी तरह से, और बॉडी को लूज छोड़ दीजिए एकदम। धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक कीजिए। जितना अंदर गहरी सांस जा रही है और जितनी गहरी सांस बाहर आ रही है, जैसे जैसे बाहर आ रही है, शरीर का तनाव उसके साथ साथ बाहर जाने दें। और जितनी गहरी सांस अंदर जा रही है उतना रिलैक्स होते जाएं। और अब अपने मन में 10 से लेकर 1 तक गिनती गिनिए अपने मन में, और महसूस कीजिए कि जैसे जैसे ये गिनती घटती जा रही है, आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं और ज़्यादा शांत होते जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ज़्यादा शांत और ज़्यादा गहरी अवस्था में जाते जा रहे हैं। अब इस अवस्था को और ज़्यादा गहरा करने के लिए इसको कोई एक नाम दो अपने मन में। कोई भी नाम हो सकता है, ध्यान, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, कोई भी एक वर्ड आप जो आपके दिमाग में है वो दो। और अब उस वर्ड को बार बार आप रिपीट करें और सोचें कि वो वर्ड आपको शरीर के एक एक हिस्से से सुनाई दे रहा है। आपकी राइट लेग से सुनाई दे रहा है, आपके लेफ्ट लेग से सुनाई दे रहा है, आपके चेस्ट, स्टमक, बैक, शोल्डर से सुनाई दे रहा है, आपके राइट हैंड से सुनाई दे रहा है, आपके लेफ्ट हैंड से सुनाई दे रहा है। और जैसे जैसे वो वर्ड आपको सुनाई दे रहा है, आपका शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, और सबसे ज़्यादा आपकी पलकें रिलैक्स हो रही हैं। आईब्रोज और पलकें इतनी ज़्यादा शांत हो रही हैं कि वो जैसे चिपकी हुई महसूस होती हैं, जैसे कोई पावरफुल ग्लू लग गया है आपकी आँखों पे, और पलकें इतनी ज़्यादा रिलैक्स और भारी होती जा रही हैं कि वो खुलना नहीं चाहती।
और अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड में आप अगर खुद को इतना ज़्यादा रिलैक्स महसूस करा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी पलकें और ज़्यादा रिलैक्स हो रही हैं। जब आपको लगे कि आपकी पलकें इतनी भारी हो गई हैं कि वो एक दूसरे से चिपकी हुई महसूस हो रही हैं, उनको हल्का सा खोलने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि वो एकदम शांत हैं। इनफैक्ट यस, कमाल ही है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और मैं इसको बता भी नहीं सकता। राइट। ये तो मतलब मुझे लग रहा है कुछ योग जैसा ही है, जो बिल्कुल वैसा मेडिटेशन ही वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। बताइए। लेकिन हमने इससे पहले मन शांत किया और फिर शरीर को भी देखिए आप, कुछ ही सेकंड में पलकें किस लेवल पे शांत हो गई कि वो एकदम आपको लगभग ऐसे करके उनको खोलना पड़ा। मैं बताऊँ, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो दिमाग में सवाल भी चल रहे हैं, सुन भी रहा हूँ, तो एक स्ट्रेस था। लेकिन सच बता रहा हूँ, जो आपने ये किया ना, एकदम रिलैक्स हूँ मैं। और ये हमने कुछ ही ये सेकंड में ये किया है हिस्सा एकदम ढीला हो गया। और ये कुछ ही सेकंड में किया है हमने, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड। मतलब दुनिया में ऐसी तमाम चीज़ें हैं और हमारे आसपास ही हैं, और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और अपनी धुन में, अपनी ही प्रॉब्लम में बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सोल्यूशन है, हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें और आप जैसे लोग तो अब हाथ आगे किए हुए हैं। हमें बाहर चलना सिखाया है ना, दरअसल अंदर से बाहर की यात्रा दी गई है हमें बचपन से। अपनी आवाज़ों को ख़त्म करो, बाहर जो चल रहा है उसका हिस्सा बन जाओ। लेकिन ध्यान क्या कहता है, योग क्या कहता है, हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, दोस्त सब कुछ अंदर ही है, बाहर से अंदर आना सीखो। वेरी नाइस सर। आपने उस गेम का भी कुछ एक वो करके ख़त्म करेंगे हम इसको, कुछ और अगर अच्छा चलिए, निकल गया है एक तो। चलिए। ये वाला तो खैर आपने इतना रिलैक्स कर दिया कि बाय द वे, जो आपके दिमाग में जो वर्ड चल रहा था अभी, इस अवस्था को हाँ, क्या हाँ, नाम दिया आपने? शांति। शांति। अब आप कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी आंखें बंद करेंगे ना जब भी ध्यान करने के लिए, आप सिर्फ इस वर्ड को रिपीट करना 10 से 15 बार। आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा गहरी अवस्था में जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब ये आपका एक पर्सनल ट्रिगर वर्ड बन गया। ऐसे ही मंत्र बनाए जाते हैं। आप अपना पर्सनल मंत्र भी बना सकते हो। अच्छा। कैसे? जो अवस्था आप महसूस करना चाहते हो, पहले उसमें जाओ, उसको महसूस कर लो, उसको एक नाम दे दो। अब फ्यूचर में जब भी आपको वो इमोशन फिर से रिक्रिएट करना हो, तो सिर्फ आंखें बंद करो और उस वर्ड को रिपीट करो। ये ट्रिगर होता है। हम म्यूज़िक से भी तो ट्रिगर होते हैं। हाँ। एक खास मूड पे खास ही टाइप का गाना है, क्यों सुनना होता है। हम फिर चाहे वो भजन हो, चाहे वो डांसिंग म्यूज़िक हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो गज़लें हो, चाहे वो कव्वाली हो, फिर चाहे वो ओम नमः शिवाय का चैंट हो, या मृत्युंजय का चैंट हो, या ओम साई राम हो, या फिर वो हर किसी के लिए अलग हाँ, अलग हो सबके लिए सकता अलग अलग है, या फिर गुरबानी हो। हाँ। क्यों? हमारे इमोशंस को हम जब एक्सटर्नल फैक्टर से कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं एंकरिंग। कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा टच जो आपके अंदर एक खास इमोशन को क्रिएट करे। ये हमें थोड़ा सा खुद पे भी काम करना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए, यस, जो हम नहीं करते हैं यस। एक्चुअल में। तो हम जब थोड़ा सा काम करते हैं तो हम आसानी से उसको कर पाते हैं। तो आप मुझे कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ और चीज़ें मैं हाँ, परफॉर्म कर सकता हूँ? इतनी सारी चीज़ें आप दिखाते बताते हैं, यहाँ पे भी हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ और। ओके, चलिए एक काम करते हैं। ये आपकी यहाँ की बुक है? हाँ, ये हमारे यहाँ की स्टूडियो आपके हाँ। स्टूडियो की बुक है, मेरी बुक नहीं है ये। ओके। क्योंकि ऐसे दिमाग में आता है ना कि आप अपना लेके आए हो तो कुछ आप ट्रिक दिखाने जाते, तो हमारी बुक है, मैंने दर्शकों के लिए बताया। ओके, तो कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। कोई भी छोटी ही लेते हैं। हाँ। ठीक है। मैं अपनी ये बुक खोलूँगा। मैं आपकी बुक देखना नहीं चाहता, मैं अपनी ये बुक को ऐसे रिफिल करूँगा। आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोलिएगा, जहाँ पे आप स्टॉप बोलेंगे मैं आपको पेज नंबर बताऊँगा। ठीक सर। स्टॉप। ओह, इस पे पेज नंबर दिख ही नहीं रहा है, इससे नेक्स्ट ले लें। हाँ हाँ, कोई नहीं। इससे नेक्स्ट पेज नंबर 324। 324। हाँ, अब आपको क्या करना है, उस बुक में पेज नंबर 324 पे जाना है और जो भी वहाँ पहला वर्ड लिखा हो उसको देख लीजिए। जो किधर किधर भी, राइट लेफ्ट किधर भी? नहीं, जो पेज नंबर 324 है एग्जैक्टली। ये क्या बुक है सर? लेकिन ये तो हम इसमें 324 है ही नहीं, उतने पन्ने ही नहीं है। अच्छा। ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। चलिए आप फिर से ये करेंगे? मुझे दे दीजिए। हाँ, इस पे स्टॉप बोलिए मुझे कहीं भी। स्टॉप। 96, पेज नंबर 96। ठीक है, और जो भी फर्स्ट वर्ड हो वो आप देख सकते हैं। आ गया 96, ये रहा। हाँ, उस फर्स्ट वर्ड अपने दिमाग में रखिएगा।
ठीक है, ठीक है। ओके, ये वर्ड याद रहेगा आपको? हाँ, ठीक है, ओके, इसको बंद कर दीजिए बुक को। ओके, साहब ये जो ओके, वो जो वर्ड है, इमेजिन कीजिए कि वो वर्ड बड़ा बड़ा कहीं लिखा हुआ है आपके सामने। हाँ, उसका पहला अल्फ़ाबेट सोचिए ज़रा। सोच लिया। ओके, एक बार ये पेन अपने हाथ में पकड़ेंगे आप, जैसे लिखने के लिए आपने पेन पकड़ा उसे, हाँ। और हाथ ऐसे रखिए ज़रा, जैसे आप उस बोर्ड पर लिख रहे हैं इसको। ओके, मुझे दीजिए, हालांकि आप हाथ हिला रहे थे। पहला जो लेटर है, सिर्फ हाँ या ना बताएगा। एस है क्या? एग्जैक्टली। एस है, हाँ, ओके। इस वर्ड के बीच में से कोई एक लेटर अपने दिमाग में सोचिए। आर, यू, मैं देख पा रहा हूँ। बड़ा ही अजीब सा वर्ड है ये, हाँ, हमारा मैंने भी कभी सुना है। बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं है। है। क्या वर्ड है? बोलू? हाँ, स्कर्वी, SCURVY। स्कर्वी। गजब है सर, गजब। मतलब ये तो करके आप सच में महात्मा बन सकते हैं। कहाँ आप जा रहे हैं? खैर, मैं महात्मा बनने में कम इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं हीलिंग को थोड़ा सा उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि इसके साथ हम स्पिरिचुअली लोगों को हील करें। वो भी जो आप कह रहे थे कि अगर किसी को इस तरह के चमत्कार और चीज़ों को बता के आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, उसका कुछ अच्छा हो रहा है, तो बुरा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि कहते हैं कि वहम का इलाज किसी के पास नहीं है। अगर आप वहम का भी इलाज दे पा रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सही बात है सर। अब मन तो नहीं भर रहा है बात करने का, लेकिन सीमा हर चीज़ की होती है। मेरे पास ना कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। हाँ, जो यस नो में आप चाहे तो दे सकते हैं, या उसको क्लियर कर सकते हैं, या गलत हो तो फटाफट है। कुछ सवाल आए हैं, कुछ मैंने लिखे हुए पहले से, तो वो आप मुझे करेक्ट करना, बताना। पहला सवाल जा रहा है कि हिप्नोटिज्म से किसी को प्यार कराया जा सकता है? नो। क्या किसी को उसके ही मन के खिलाफ कंट्रोल किया जा सकता है? सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, यस। कभी किसी तांत्रिक का खेल पकड़ा है आपने? बहुत। कई बार टीवी में भी देखा है मैंने। आप पे तो भी देखा खुले होगा। रूप से चैलेंज करते हैं, ठीक है। क्या आपके पास ऐसा कोई ट्रिक है जिससे कोई और भी माइंड पढ़ सकता है दूसरे को? माइंड रीडिंग ट्रिक्स ही होती हैं जो मैं सिखाता ही हूँ। ठीक है। आपके क्लाइंट्स में सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार भी रहे हैं? रहे हैं। जिनको बदनाम नहीं बताएंगे आप। राइट। माइंड कंट्रोल से किसी का नाम वॉश हाँ, बुलवाया जा सकता है? हिप्नोसिस का एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एमनीजिया। एमनीजिया एक तरीके का मोमेंटरी मेमोरी लॉस की एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अच्छा। जिसमें इंसान कुछ सेकंड के लिए दिमाग में से वो चीज़ को, उस डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा कई बार हमारे साथ भी तो होता है, बोलते हुए हम अचानक से कहते हैं अरे यार कुछ बोलने वाला था पर वो चला गया। हाँ। हाँ, तो वो बिल्कुल नेचुरल तो ये स्टेट। परमानेंट के लिए चला जाएगा? नहीं, परमानेंट नहीं जाएगा। नहीं, वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए होता है। अच्छा, वो इमीडिएट आप भूल जाएंगे उसको? कुछ सेकंड के लिए कन्फ्यूजन या कुछ मिनट्स के लिए कन्फ्यूजन या मेमोरी लॉस जैसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ब्रेन पे और उसकी पूरे फंक्शनिंग पे कितना डीप जाके काम किया है आपने। मतलब चमत्कार नहीं कह रहे हैं, एक स्टडी है, लेकिन कितना अच्छा। क्या हिप्नोटिज्म से किसी को उसकी बीवी या बॉस के डर से मुक्त किया जा सकता है? हाँ, फियर फोबिया किसी भी तरीके का आप निकाल सकते हैं। अच्छा। ऐसा कोई पर्टिकुलर बीवी बॉस का डर नहीं, कोई भी तरीके का फियर फोबिया। जैसे एक बच्चे का केस मेरे पास आया था। उस बच्चे को ने धीरे धीरे क्लास में जाना बंद किया, फिर स्कूल मतलब मैथ्स की क्लास नहीं लेनी थी उसको, मैथ्स का डर हो गया उसको, फिर स्कूल जाना बंद कर दिया उसने। लेटर ऑन जब उससे बात हुई, पता चला तो उसके दिमाग में मैथ्स टीचर की जो इमेज थी वो बहुत डरावनी थी। हाँ, होती है यूजुअली। हाँ, तो वो टीचर चिल्ला के बोलती है या डांटती है, कुछ भी, कोई भी टीचर हो सकता है, कैसा भी हो सकती है वो। तो हमने फिर उस इमेज को जो है रीडिज़ाइन किया उसके दिमाग में।
ठीक है। माइंड रीडिंग जो है सर, वो आपके हिसाब से मज़ेदार है या कुछ लोग उसको खतरनाक भी बोलते हैं? है तो मज़ेदार, लेकिन ठीक है, ये इल्यूजन बना रहना चाहिए कि ये खतरनाक भी है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अगर मैं कोई सीक्रेट या कोई व्यक्ति कोई एक सीक्रेट चीज़ सोचता है ना? तो क्या आप उसे चुरा सकते हैं? चुराना एज एन उसके दिमाग से उसको हाँ, समझ सकते हैं। हाँ। हाँ, यही करते हैं हम लोग एज अ मेंटलिस्ट, यही करते हैं, हमारा काम ही ये है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार काम करेगा, लेकिन हाँ 95-90% तक तो काम करता ही है। आप तो बड़े खतरनाक भी हैं फिर तो। अच्छा, कभी किसी क्रिमिनल का दिमाग पढ़ा या कभी ऐसा मौका मिला या किसी ने अप्रोच किया मैंने ज़रूरत के हिसाब से? मैंने मैंने जेल के लिए हीलिंग प्रोग्राम्स तो किए हैं। अच्छा, हाँ, जो हिप्नोथेरेपी हीलिंग प्रोग्राम्स किए हैं। तो वहाँ पे क्या मतलब उनको जो क्राइम में हैं वो लोग उससे मुक्त होने के लिए है या तो क्या है? किसी जैसे गिल्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, भले ही कोई कितना भी बोलता हो, लेकिन अल्टीमेटली लोगों के अंदर गिल्ट होता है। अच्छा। हम सब हैं तो इंसान ना, तो अपराध बोध से कोई नहीं बच सकता, अपराध बोध से कभी कोई बचा भी नहीं है। तो चाहे वो कितना ही हीनियस क्राइम उसने किया हो, कभी ना कभी उसके दिमाग में अपराध बोध आता है। तो गिल्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया, अंदर पड़े पड़े जो चारों तरफ की फ्रस्ट्रेशन है वो हो गई, फियर हो गया। तो ऐसे में जैसे जो जेल के लिए प्रोग्राम्स होते रहते हैं या हरियाणा पुलिस के लिए प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो मैंने किया है इस तरीके के लोगों के वेरी साथ। नाइस, ठीक है। अच्छा, एक आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है खबरों में कि किसी किसी वजह से लोग जो जान देते हैं, वहाँ पे इसके ज़रिए सॉल्यूशन दिया जा सकता है? हाँ, मैंने कुछ इस तरीके के केसेस में भी काम किया है जिनके अंदर टेंडेंसीज थी। अच्छा। लाइफ को एक बार फिर से कैसे जीना स्टार्ट करना। सी क्या है, जान देने के पीछे का मकसद क्या है, दिमाग चाहता क्या है? अल्टीमेटली दिमाग शांति चाहता है। हाँ, और हमारे दिमाग का मूल स्वभाव है, आत्मा का मूल स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना आदमी है। आत्मा भी इसलिए करता है कि वो उस परिस्थिति को झेल नहीं पा रहा है। टॉर्चर किया तो जाता है उसको कहीं न कहीं से हाँ, मेंटली, उसको हाँ। लगता है कि अब तो सिर्फ यही एक तरीका है जिससे खुशी या शांति मिल सकती है। अच्छा। तो उसको वापस से लाइफ में कैसे लाया जाए कि वो और चीज़ों में भी खुशी और शांति ढूंढ सके, पर्पस कैसे दिया जाए उसको, तो ये सब तो हिप्नोसिस एक से हम कर परमानेंट सकते सॉल्यूशन मिलता है इसके ज़रिए, मतलब हैं। ट्रैक पे आ जाता है ट्रैक इंसान पे आ और धीरे जाता है। धीरे फिर वो चीज़ें ग्रो होती है। सी मेडिसिन क्या करती हैं, आप जो ये सीडेटिव्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, मेडिसिन क्या करते हैं, धीरे धीरे क्लाइंट को अपने आप ही तो कॉन्शियसनेस आती है। दवाई लेते लेते धीरे धीरे वो अच्छा फील करता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। और जितना लंबा प्रोसेस चलता है इतने में वो ट्रॉमास को भूलना चालू कर देता है। अच्छा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि जो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसमें टेररिज्म जो है वो एक बड़ा इशू है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की समस्या या ऐसे कोई व्यक्ति जो हैं टेररिस्ट वगैरह, वो आपके अगर सामने आए या आपके पहुंच में आए तो वो एक सोल्यूशन दे सकते हैं आप, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है या? ब्रेन वॉश की सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसका ब्रेन वॉश हुआ होता है उसे महसूस ही नहीं होता है कि ये ब्रेन वॉश है। देखिए क्या है, पर्टिकुलरली आपने जिस चीज़ की बात करी ना, भारत पाकिस्तान के वॉर की बात करी, टेररिज्म की बात करी, या जब भी कोई इंसान ऐसी किसी इतने ज़्यादा रेडिकलाइज होता है ना, वो किसी भी रिलीजन का हो, जब वो धर्म के नाम पे रेडिकलाइज होता है। देखिए युद्ध क्यों होता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा किस बात का है? दो, चाहे आपके घर के ही दो लोग हों, उन दो लोगों के बीच में झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा तुम क्यों नहीं सोच रहे हो। वैचारिक मतभेद है ना। बिल्कुल। वैचारिक मतभेद किसी भी लेवल पे हो सकता है। अब जब ये रिलीजियस बन जाएगा तो ये बहुत गहरा हो जाएगा, क्योंकि धर्म हमारा बहुत गहरा पार्ट है हमारी आइडेंटिटी का। तो ये ब्रेन वॉश एक दिन में नहीं किया गया है, लंबा टाइम ये लगा लंबा समय है। तो हिप्नोसिस इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये लेकिन लेकिन ये आप पार्ट जो हिप्नोसिस का ही है। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग तो जो परफॉर्म करते हो तो क्विक ही असर हाँ हो जाता है ना, हाँ तो हाँ। वो असर क्या लंबा नहीं अब रहेगा? उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये भी तो है ना कि वो चाहता है कि नहीं कि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे जेल में आने के बाद अगर कोई ये कहता है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए, तो यार मतलब वो एक वो चाह रहा है ना, रिसेप्टर बना, हाँ। वो ठीक होना चाह, उसको लग रहा है कि मेरा लाइफस्टाइल अब तक जो मैं जिया हूँ वो गलत तरीका था, मुझे इसको बदलना है। तो तो कोई वहाँ अगर ऐसे ऐसे हैं तत्व जो इस बिल्कुल तरह की हरकत करो, वो बदलना चाह रहे हैं, ठीक वहाँ है, काम तो किया वहाँ जा काम सकता है, किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, कभी किसी ने या खुद आपने अपने ऊपर हिप्नोटिज्म ट्राई सेल्फ किया है? हिप्नोसिस, होता है? हाँ, जैसे अभी आपने किया, अब आप फ्यूचर में जब भी अपनी आंख बंद करके वो शांति या जो भी आपका ट्रिगर वर्ड था उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो सेल्फ हिप्नोसिस है। अच्छा।
हिप्नोसिस को लेके 3 बातें हमेशा कहता हूँ मैं, या तो आप खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, या दूसरे को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, या दूसरा आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। 3 ही अवस्थाएं होती हैं, या तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या आप खुद अपने इन्फ्लुएंस के अंदर हो इस वक्त। तो सेल्फ हिप्नोसिस किया जा सकता है। अच्छा, ये सवाल तो मैंने पहले लिखा था, लेकिन मैं तो खुद भी इसका अब जवाब दे सकता हूँ, जिसमें मैंने लिखा था कि क्या इसके ज़रिए इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल। यस। अच्छा, आखिरी सवाल है कि टेंशन को आप कैसे देखते हैं, जो इतना भरा पड़ा है, मैं देखता हूँ हर किसी के पास है अलग अलग रूप में, माइंड रीडिंग या तो ना, hypnotism के एक तो क्या है ना, हम ना भाषा के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम कोई भी वर्ड, किसी भी परिस्थिति, किसी भी इमोशन को स्ट्रेस बोल देते हैं, डिप्रेशन बोल देते हैं, टेंशन का मतलब क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या है? टेंशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्ट्रेस। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पहुंचने के लिए जो खिंचाव है, जो तनाव है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। मेरी ये वर्तमान अवस्था है, मुझे इस अवस्था तक पहुंचना है जो मेरी डिजायर्ड स्टेट है। CS वर्सेस DS। करंट सिनेरियो में मेरा, चलो मैं हेल्थ को ले लेता हूँ, करंट सिनेरियो में मेरा वेट 80 किलो है, मेरी डिजायर्ड अवस्था है मुझे अपना वेट 75 किलो करना है। अब इसको अगर मैं समझ के, नॉर्मलाइज करके, सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप, सबसे बड़ी बात इच्छा से करूँगा तो ये ईजिली अचीव हो जाएगा। एक मुझे करना ही नहीं है, मुझे करना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है, तो जब आप ऐसी अवस्था में होगे जो आप अपने आप, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आप अपने पैरामीटर्स में नहीं हो, आप अपनी आइडेंटिटी से हट के कुछ कर रहे हो, वो आपको तनाव देगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, अपने दिमाग के साथ पहले एक हेल्दी कनेक्शन बनाइए, अपने आप से बात करना सीखिए। आप हर कोई बात करता है अपने आप से, लेकिन मैक्सिमम सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं। सही बात है। कितना गधा दिख रहा हूँ मैं, एकदम मोटा हो गया हूँ मैं, कितना अजीब दिख रहा हूँ मैं, यार ये मुझसे तो नहीं होगा, भाई साहब अपने बस की तो नहीं है, इतना करना पड़ जाए तो। सेल्फ क्रिटिसिज्म, वो फिर उसका परिणाम दिख रहा है। वेरी नाइस। जिस तरह से आप चीज़ों को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये वक्त कम रहा। एक बार और अगर मौका मिला तो बैठा जाएगा, बात किया जाएगा, क्योंकि मैं जब पहले सोच रहा था कि आप वैसे ही फन मज़े में चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें भी निकल के आई, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, और मेरा भी हेल्थ को लेके थोड़ा एक अट्रैक्शन है कि जैसा आपने पूछा ही, मैंने बताया कि मैं उस फील्ड में काम करना चाहता हूँ। तो आपका भी, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लोगों के लिए हील कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर रहे हैं, जो मेरा पहले इस तरह से नहीं मानना था। आपसे मिलने के बाद ये चीज़ें क्लियर हुई और ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार और बिल्कुल आपके साथ में बैठना चाहूँगा। ज़रूर बैठेंगे अरविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मज़ा आया, लोगों को भी मज़ा आया होगा, कुछ लोगों को अलग तरीके से देख रहे होंगे, लेकिन ये तो नज़र के चिराग हैं, कहीं जल गए, कहीं बुझ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।